Welcome you all participants in today's webinar uh, on the income tax. Topic is capital gain, including capital gain on property and land and building. So today, with us, Dr. Girish Ahuja is there. So I am just having his brief profile. Dr. Girish Ahuja did his graduation and post-graduation from Sri Ram College of Commerce and was a position holder. He got his MSD, PhD from Faculty of Management Studies, University of Delhi. He has been teaching direct taxes to students at various levels for more than 40 years. He is a fellow of the Institute of Chartered Accountants of India and was placed in the merit list of both intermediate and final examination of the institute. He has been nominated by the government to the Central Council of the Institute of Company Secretaries of India for 2 terms. He is a member of Fiscal Law Committee of ICI and Editorial Board of ICSCI. He is also on board of directors of many companies and has a vast experience and rich experience in the field of finance and taxation. Welcome, sir. And I request you to just start your. सर मैं एक चीज आपको बिफोर आई टेल यू कि हमारे को ये जो गूगल है ना ये बहुत परेशान करता है। आपने मेरा बायोडेटा जो पढ़ा है वो सिर्फ पुराना 20 साल पुराना है, गूगल से पढ़ लिया। हमारे इंस्टीट्यूट में फिस्कल लॉ कमेटी बने 18 साल हो गए और आपकी जो ये है ना, ये नॉर्थ इंडिया एसएस का आपका ही प्रेसिडेंट है आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, और वो भी कहेगा ये फिस्कल लॉ कमेटी है कहाँ पर। मैंने तो नोना सुना ही नहीं है। फिस्कल लॉ कमेटी के बाद वो बनी, टैक्स कमेटी बनी, फिर उसको 2 पार्ट में किया, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि मैं इनकम टैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ तो सर गूगल में मत देखना, कोई भी चीज अपडेट नहीं होती है हमेशा। यू विल नॉट गेट अपडेटेड वर्जन। और हमें आदत हो गई डालो और गूगल में निकाल दो, कोई पता नहीं है वो अब करेक्ट है कि सही है कि गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स में अपडेट इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जो उन्होंने बोला फिस्कल लॉ कमेटी ये कमेटियां है ही नहीं। तो मैं इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टैक्स में अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। छोड़ो ना, वो तो कई जगह मैंने बोला, ये आपको नहीं बोला, कई जगह बोला, सभी ने ऐसे ही किया है, डाउनलोड किया गूगल से और मेरा बायोडेटा पढ़ दिया। वो आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, सारे ने किया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अरुण कुमार गुप्ता जी, ऑफ कोर्स रमन गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, देवेंद्र सिंह जी। अरुण कुमार गुप्ता 3 जगह से लॉगिन है, किसी और आपके कोई लॉगिन कोई और भी कर रहा है तो उसके नाम भी आ रहे हैं। तो बाकी एक आध नाम जो मैंने नहीं लिया तो मेरे को माफ कर दे, जो सामने मेरे पास नाम आए तो मैंने नाम पढ़ दिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई बीन आस्क्ड टू टॉक टू यू अबाउट इश्यूज, एंट्री केसेस रिलेटिंग टू कैपिटल गेन। मैं एंट्री केसेस में आ रहा हूं, लेकिन बिफोर आई टेक अप एंट्री केसेस 2 चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद एंट्री केसेस शुरू करता हूं। यू नो दैट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक है सेक्शन, मेरे सामने मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा 4-5 लोग जरूर रहें। आई कांट टॉक टू द वॉल्स, ताकि मैं आपका नाम ले लेकर पूछूंगा कि जी अशोक जी समझ में आ गया, अशोक जी ऐसी चीज आ गई, तो मुझे आप 4-5 लोग मेरे सामने रहेंगे तो मुझे जरा कॉन्फिडेंस रहता है और मुझे लगता है मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा। क्योंकि होता क्या है कि ऑडियंस के सामने तो बात फर्क पड़ता है, यहाँ अपनी फोटो लगा जाते हैं या सब कुछ करके, और मैं बोल रहा हूँ दीवारों से बात कर रहा हूँ। मैं तो आंखों में आंखें देखकर बातें करता हूँ सर, आंखों से आंखें, ये समझ के काज करता हूँ कि अशोक जी को समझ में आया कि नहीं आया। अब रमन ने अपनी फोटो छुपा ली थी, अब वापस आ गया, थोड़ी देर चला गया था, अब वापस आ गया। तो मैंने ये कहा आप मेरे सामने रहिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो सुनिए, 50C सबको पता है और एक 250CA है। मैं इसको पहले समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, इसका रीजन है। और रेड विल 56(2)(10 भी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको पता है व्हाट इज 50C? वेयर द कंसिडरेशन रिसीव accruing or received from the transfer of any capital asset being land and building is less than the stamp duty value assessed or assessable by the stamp duty authority, then for the purpose of computing capital gain the consideration price shall be deemed to be the stamp duty value। ये तो सबको पता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी कैपिटल गेन में अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे। हाँ, आपको पहले 5% का मार्जिन अलाउड था, अब 10% का मार्जिन अलाउड हो गया।
ये तो आपको पता है, ये 10% कहाँ का देखना है, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन ही देखना, स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअल कंसिडरेशन का 10% देखना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का देखना है। तो वो क्या कहता है, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड एक्चुअल कंसिडरेशन प्लस 10% देयर ऑफ, इट डज नॉट एक्सीड तो आप एक्चुअल कंसिडरेशन ले लो। बट इफ इट एक्सीड्स तो क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो अशोक जी मैंने 90 लाख की बेची, 90 लाख में 10% ऐड करो, 99 लाख, but stamp duty value is 1 crore. It is more than the consideration plus 10%. तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ ली जाएगी, आपको कैपिटल गेन 1 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको 91 लाख पे बेच देता और 91 लाख के ऊपर 10% जोड़िए, वो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो इस केस में 91 लाख मेरी कंसीडरेशन प्राइस होगी और मुझे ये कंसेशन मिल गया। सो 10% किसमें जोड़ना है, एक्चुअल कंसीडरेशन में, फिर कंपेयर करना है किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो फिर एक्चुअल कंसीडरेशन ले, आपको 10% का मार्जिन मिल गया। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सर? ये मैं आपको बता रहा था, ये बाद में काम आएगा। यही प्रॉब्लम जो रिसिपिएंट के लिए, मैंने प्रॉपर्टी बेची रमन जी को, रमन जी ने खरीद ली वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, मैंने 90 लाख की बेची, तो मेरा कंसीडरेशन प्राइस क्या होगा, 1 करोड़। और रमन जी ने 90 लाख की खरीदी, मेरे रिलेटिव नहीं है, तो जो डिफरेंस होगा 10 लाख, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी अंडर द अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। ये तो क्लियर है सर? दोनों को लगेगा, सेलर को भी 1 करोड़ के हिसाब पर कैलकुलेट करेंगे और आपको 10 लाख के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, है ना? अगर मैं 91 लाख का बेच देता तो सेलर को भी कुछ दिक्कत नहीं होती, 91 से कैपिटल गेन निकालता और बायर को भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि 10% मार्जिन उसको भी अलाउड है, तो वो 91 लाख लेता तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये क्लियर हो गया रमन जी? दोनों में फायदे हो जाते, दोनों में फायदे। सिर हिला दो, बोलने की नहीं है, सिर भी हिला दो, ठीक है, तो बस समझ गया मैं। ये हुआ ना? अब सुनिए क्या है, ये तो हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। अब आता है 50CA। अब 50CA क्या है? वेयर द कंसीडरेशन अक्रूइंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी की अगर आप शेयर ट्रांसफर करते हैं, then for the purpose of computing capital gain, the fair market value of those shares shall be taken as the consideration price. यहां पर क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्लोजली हेल्ड कंपनी की अगर आप शेयर ट्रांसफर करेंगे, इफ यू सेल इट एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो आपको कैपिटल गेन लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट। और दूसरी तरफ 56(2)(10 भी लग जाएगा। 56(2)(10 में क्या आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम से खरीदी है शेयर्स, तो आपको जो डिफरेंस होगा फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का, उसके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सर 50CA? और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? 11UA रूल के हिसाब से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहां भी फेयर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है और 50C में भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 50C में 10% मार्जिन है, लेकिन 50CA में 10% मार्जिन नहीं है, कुछ भी मार्जिन नहीं है। और दोनों केस में वेंडर और वेंडी अफेक्टेड होते हैं। ये क्लियर हो गया? हो गया तो मैं आगे चलूं रमन जी? हो गया? अशोक जी तो कह रहे हैं हाँ। अब जरा मेरा पॉइंट इशू करें। मैं ला रहा हूं अशोक जी सेक्शन 45(3) और 45(3) को ध्यान से सुनना। Where any asset, capital asset is introduced in the business of partnership firm by a partner in kind, a capital asset brought in kind in the business of a partnership firm or AOP by a partner or member, then this will be treated as a transfer. 45(3) कहता है ये ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। किसको लगेगा? पार्टनर को लगेगा, क्योंकि पार्टनर एक एसेट बिजनेस में ला रहा है तो पार्टनर को टैक्स लगेगा।
सर कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी अशोक जी, अगर आइडिया हो तो? कंसीडरेशन 45(3) में लिखा है कि कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी, और 45 में लिखा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप कहते हैं मैं तो 45(3) लगाऊंगा, 50C क्यों लगाऊं, 50CA क्यों लगाऊं? क्योंकि वो स्पेसिफिक सेक्शन है। मैं अपने शेयर्स जो मेरे अपने थे, मैं अपने बिजनेस में ले आया एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो क्या वैल्यू ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन? ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना? मानोगे? अभी फिर रुक जाना, मैं दूसरा ले रहा हूं। एक हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ की है, और मैं उसको बुक्स में ले आया 1 करोड़ पे या 80 लाख में, तो भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए ना? 80 लाख के हिसाब से लगेगा कंसीडरेशन प्राइस। 45(3) कहता है वैल्यू रिकॉर्डेड, एम आई राइट? ये ठीक है सर, लेकिन रुकिए, सेक्शन 56 सब सेक्शन 210 लग जाएगा फर्म को। ये पॉइंट में बताने लिखा था, आपका जरूर लिखा था 45(3) में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे? 56(2)(10) फर्म को लगा देंगे, यू हैव रिसीव्ड एन एसेट फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, और इसका जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस द प्राइस एट विच इट इज रिकॉर्डेड और द फेयर मार्केट वैल्यू द प्राइस विच इज रिकॉर्डेड, वो क्या मान ली जाएगी? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये क्लियर हुआ? मैं चाहूंगा कोई अनम्यूट करके मुझे बताए ये क्लियर हुआ, या कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जरा अनम्यूट करके जरा मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ अशोक जी या रमन जी? कोई क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? राजेश जी समझ में आई? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं 45(3) का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन 56(2)(10) में पकड़े जाएंगे। तो कभी भी गलती मत करना कि 45(3) में वैल्यू रिकॉर्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले आऊं पार्टनरशिप फर्म में, ताकि मुझे कोई टैक्स ना लगे पार्टनर को, लेकिन फर्म को 56(2)(10 लगा देंगे। पहले ये नहीं था फर्म के लिए, लेकिन जब से 56(2)(10 आया है 2017 से, तो ये सबके लिए कवर हो गया। तो मुझे मत बोलना बाद में। इसलिए कभी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई शेयर लाने हैं या आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग लानी है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू लाना, एट द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स में मत लाना। अगर वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स में ले आए तो आप फंस जाएंगे। आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फर्म को टैक्स लग जाएगा दैट दे हैड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्लियर हो गया सर? हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि लोग कई गलती कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये नहीं। सर एक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक 45(3) पे कह रहे हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए 45(3) में लिखा है कि अगर एक पार्टनर या मेंबर ऑफ एओपी अपनी एसेट बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में लाता है तो ये ट्रांसफर माना जाता है। 45(3) कहता है ये ट्रांसफर है, और इसमें कैपिटल गेन किसको लगता है? पार्टनर को लगता है। लेकिन वो लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, वहां पर 45(3) लिखा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी टेकन एज द कंसीडरेशन प्राइस। तो आपके हिसाब से तो मैं वैल्यू कम भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू रिकॉर्डेड तो मेरा कैपिटल गेन बच जाएगा। मैं 2 करोड़ की एसेट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 करोड़ की है, मैं 2 करोड़ में ही ले आता हूं तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। लेकिन जो फर्म है उसको 56(2)(10 लग जाएगा, क्योंकि उसने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन से एसेट को रिसीव किया है, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही लाना, या शेयर है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे लाना, नहीं तो फर्म को 56(2)(10 लग सकता है। हाँ, मार्जिन 10% तक अलाउड है, वो मैंने आपको बोल दिया, वो 10% अलाउड है, इसलिए मैंने शुरू में समझाया, वो आपको बोल दिया। ये क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया अब तो रमन जी? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब अगला सुनिए। हाँ जी, अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन रहा हूं।
मैं कोई एसेट गिफ्ट करना चाहता हूं रमन जी को, तो आपको पता है कि गिफ्ट इज नॉट ए ट्रांसफर, गिफ्ट इज नॉट ए ट्रांसफर। मैंने एक लैंड और बिल्डिंग आपको दे दी, गिफ्ट कर दी या शेयर कर दी, मेरे को तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगना क्योंकि वो ट्रांसफर है ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपको ये गिफ्ट मिली और आप अनरिलेटेड पर्सन है, तो आपको सेक्शन 56(2)(10) लगेगा, लगेगा ना लगेगा, और उसकी मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये पहले सुनो तो मैं अगले जा रहा हूं। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं। मैंने अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दिया, तो आपको पता दोनों जगह नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा, मेरे ब्रदर को भी नहीं लगेगा कि 56(2)(10) है। क्लियर है सर? क्लियर है? आगे चलूं। मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, 2000 रिलायंस के शेयर थे, मैंने 2000 रिलायंस के शेयर अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दिए, तो मुझे भी टैक्स नहीं लगेगा, मेरे ब्रदर को भी नहीं लगेगा। आप जरा ध्यान से सुनना, रिलायंस के शेयर मेरे पास 2000 थे, मैंने अपने ब्रदर को बेच दिए 1200 रुपया शेयर, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 2200 रुपया शेयर है, मैंने बेच दिए, तो क्या होगा? क्या होगा? मैंने अपने ब्रदर को बेचे तो क्या होगा? ऑफ मार्केट बेचे ना, ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट बेचे, तो सर मुझे 50 CA लग जाएगा क्योंकि मैंने लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू बेचे, मुझे 50 CA लग जाएगा, मुझे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ब्रदर को कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन ब्रदर के लिए नहीं होता, उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या कहा? मैंने रिलायंस के शेयर अगर तो गिफ्ट किए होते तो ना मुझे टैक्स लगता ना मेरे ब्रदर को लगता, क्योंकि ब्रदर मेरा रिलेटिव है। हाँ, आपको देता तो मुझे टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको टैक्स लगता क्योंकि 56(2)(10) होता। मैंने अपने ब्रदर को रिलायंस के शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 2200 रुपया है, 1200 रुपए के ऑफ मार्केट बेच दिए। 1200 रुपए क्या बेचे? ऑफ मार्केट। मेरे लिए 50 CA नहीं, 50 CA लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं एक गलती कह गया, 50 CA नहीं लगेगा क्योंकि रिलायंस के शेयर तो लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी पे आना चाहिए। पहले मैं गलती बोल गया, मैं दूसरा दोबारा एग्जांपल दूंगा। रिलायंस के शेयर तो लिस्टेड है और लिस्टेड शेयर में 50 CA नहीं लगता, 50 CA नॉन लिस्टेड शेयर में लगता है, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज अनलिस्टेड शेयर के शेयर है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है, या आप सुनिए मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ की है, मैंने अपने ब्रदर को बेच दी 3 करोड़ रुपए में, तो क्या होगा रमन जी? क्या होगा? मैंने 3 करोड़ की बेची तो मेरे को 2 करोड़ रुपए पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ना, लेकिन मेरे ब्रदर को कुछ नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना, क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिलेटिव है। लेकिन मैं तो मर गया, मेरे को तो 2 करोड़ का देना पड़ गया। तो ये काम कर सकता था, आधी प्रॉपर्टी ब्रदर को गिफ्ट कर देता हूं और आधी प्रॉपर्टी ब्रदर को बेच देता हूं, तो जो प्रॉपर्टी आधी गिफ्ट की वो भी माफ हो गई, और जो आधी प्रॉपर्टी मैंने बेची उसको भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बेचा तो कुछ लगेगा ही नहीं। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करना है। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर है, 50 C लगता है, 50 CA लगता है ना सर। मेरे अपनी कंपनी के शेयर हैं, मैंने ब्रदर को अगर तो गिफ्ट कर दिए तो ना ब्रदर को टैक्स ना मुझे टैक्स। मैं ब्रदर को बेचने जा रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू 1200 की है, मैं ब्रदर को 800 का बेच रहा हूं, ब्रदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 56(2)(10) नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पे तो 400 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा ना, वो एक्स्ट्रा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचा। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन से पे 50 CA लगता है, और गिफ्ट पे 50, गिफ्ट पे नहीं लगता लेकिन बेचने पे तो लगता है ना। गिफ्ट इज नॉट ए ट्रांसफर, बट सेल पे तो लगेगा, सेल में मुझे लग जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लेकिन मेरा ब्रदर है उसको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बेचता तो मुझे भी लगता और आपको भी लगता। क्लियर हो रहा है ना? अगर मैं आपको बेच देता तो मुझे भी लगता एज वेंडर और आपको भी लगता क्योंकि आप मेरे रिलेटिव नहीं। तो ये प्लानिंग करते हुए ये देख लेना, अगर ब्रदर को गिफ्ट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेचे हैं तो अगर 50 C लग गया
तो 50CA लग गया तो डोनर को तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन डोनी जिसको रिसिपिएंट है वो क्योंकि मेरा रिलेटिव है उसको 56(2)(10) नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर। ये क्लियर हो गया। मैं कई चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ गलतियां कर जाते हैं और वो ही गलती हो जाती है। अब एक और है, एक 45(4) है सर यहाँ पे अगर, क्वेश्चन, सर यहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पूछते जाइए पूछते जाइए। राजीव कपूर जी ने क्वेश्चन पूछा है सर, हाँ। what happens if asset is bought by partner in partnership firm at a value higher than stamp duty value? कोई फर्क नहीं है, आपको टैक्स लग गया ना, अरे पार्टनर को लग जाएगा और बाकी हमें तो कोई लगना ही नहीं, हमें तो कोई लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी खरीदी है। आप बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपने हायर वैल्यू पे दिया स्टैम्प ड्यूटी से तो टैक्स तो आप ही देंगे ना। जब पार्टनर लाएगा तो पार्टनर टैक्स दे दे। हमने तो लॉ बनाया था कि पार्टनर को टैक्स ना लगे, वैल्यू रिकॉर्डेड में आ जाए, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। हायर है तो हायर पे देना पड़ेगा, लोअर है तो लोअर पे देना पड़ेगा। पर मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम लाओगे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्म को टैक्स देना पड़ेगा। मेरा पर्पस ये था। तो आंसर क्लियर हो गया राजीव का जी का? हाँ जी। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, टाइम साथ साथ पूछ लीजिए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर, एसएससी इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 इन 2018। बेटा ये सवाल 54 में जब आएंगे तब करेंगे। ठीक है सर, जो जो चीजें कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूछते जाओ। उससे रिलेटेड अभी कोई नहीं है सर वो। हाँ, क्योंकि वो फिर वहां का मजा नहीं रहता है। हाँ, मैं इसलिए 54 में आऊंगा 54 की बात करूँ। ठीक है सर। ये जो बात कर रहे हैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप साथ साथ पूछे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ये वाला पूछे। ठीक है। अब एक और सुनिए, 45(2) के बारे में आपको मालूम है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ए ट्रांसफर। ट्रांसफर माना जाता है ना, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, बट द कैपिटल गेन डज नॉट अराइज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। द कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच दैट कन्वर्टेड एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर। ठीक है सर? ठीक है। मैं एक ज्वेलर हूं, मेरे पास घर में ज्वेलरी है जो मेरी एसेट है, कैपिटल एसेट है लेकिन पर्सनल एसेट है। मैं उस ज्वेलरी को अब बिजनेस में ला रहा हूं, आई हैव कन्वर्टेड। मेरा सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, सोल प्रोप्राइटरी। मेरे घर में ज्वेलरी थी, मैंने एक सोल प्रोप्राइटर ज्वेलरी फर्म बनाई और इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में। कर लिया सर, सारी ज्वेलरी को, मैं ज्वेलर बन गया। क्या ये ट्रांसफर है? जी हाँ ट्रांसफर है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा? जब मैं ये ज्वेलरी बेचूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जब तक नहीं बेचा तब तक तो स्टॉक में पड़ी है, कैपिटल गेन लगता ही नहीं। और ज्वेलर क्या करते हैं, ये ज्वेलरी तो बेचते ही नहीं और बाकी ज्वेलरी बनाते हैं, बेचते रहते हैं, तो वो ज्वेलरी पड़ी है, कभी कैपिटल गेन लगा ही नहीं, स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी है। या ज्वेलर क्या करते हैं, वो ज्वेलरी बेच देते हैं लेकिन उसी तरह की ज्वेलरी बना के स्टॉक में ही रख देते हैं, बताते ही नहीं, कहते वो तो पुरानी पड़ी है। आप बात को समझ गए मैंने क्या किया है? आपने वो ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो कोई कैपिटल गेन लगना नहीं है, जब तक वो ज्वेलरी बिकेगी नहीं तब तक कैपिटल गेन लगना ही नहीं है। हम कहते हैं हमने बेची नहीं, पड़ी है, जब बेचेंगे तो दे देंगे, बेचना है ही नहीं हमने। अगर बेच भी देते तो हम क्या कहते हैं, और दूसरी उसी तरह की बना के रख लेते हैं और कहते हैं जी वो तो पुरानी पड़ी है, हमने कहाँ बेची, हम तो बेचते ही नहीं है। वो भी एक ही करते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं तो अगर 50% ज्वेलरी बेची है तो कैपिटल गेन 50% पे ही पड़ना है, बाकी 50 पे नहीं बचना। अगले साल 30% बेची है तो कैपिटल गेन 30 पे ही बनना है। मैं सपोज करूं सर, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं 5000 और मैंने कल से अपना शेयर का बिजनेस शुरू कर दिया और अपनी सोल प्रोप्राइटरी फर्म में शेयर ले लाया 5000 शेयर तो सोल प्रोप्राइटरी फर्म में ले आया। कहता है जी कोई कैपिटल गेन नहीं, अभी तो ले आए, अब मैं बेचूंगा। जिस दिन मैं बेचूंगा उसके दो तरह के गेन होंगे, एक बिजनेस इनकम और एक कैपिटल गेन। कैसे निकाला जाता है कैपिटल गेन? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। सपोज कीजिए रमन जी, मैं 2018 में जब रिलायंस के शेयर 1500 रुपए के थे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या 1200 रुपए के थे,
मैं उसको कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड में ले आया और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। अभी मैं रिलायंस के शेयर बेच नहीं रहा, कर दिया, मुझे कोई टैक्स नहीं लगा 1200 शेयर जब मैं लाया। अब वो 5000 शेयर में मैंने 2000 शेयर इस साल बेच दिए और बेचे इस वक्त 2200 रुपए के। इस साल 2 गेन होंगे, 2000 शेयर पे 2 गेन होंगे। एक तो बिजनेस इनकम, क्या मानी जाएगी बिजनेस इनकम? 2000 शेयर की सेल प्राइस माइनस 2000 शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो डेट ऑफ कन्वर्जन में शेयर की क्या वैल्यू थी? मैंने कहा 1200 रुपए, तो 1200 मल्टीप्लाई 2000, वो मेरी मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। मेरी बात को समझ रहे हैं? और वो मेरा बिजनेस इनकम होगी 2200 माइनस 1200, और 1200 माइनस इंडेक्स कॉस्ट, वो मेरी क्या मानी जाएगी? या इंडेक्स कॉस्ट या नॉट इंडेक्स कॉस्ट क्या मानी जाएगी? कैपिटल की। लेकिन मैंने अभी 2000 बेचे हैं, अभी 3 मेरे पास पड़े हैं, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई बिजनेस इनकम नहीं। अगले साल मैं 1000 और बेचता हूं तो 1000 पे कैपिटल गेन भी निकलेगा और बिजनेस इनकम भी निकलेगी। लेकिन बाकी 2000 बचे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। जब जब बेचता रहूंगा तब तक 2 इनकम होगी, एक कैपिटल गेन विच इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट, और दूसरा क्या? सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज बिजनेस इनकम। ये क्लियर हुआ 45(2) का? हाँ जी सर। ये क्लियर हो गया सर? एग्जांपल कोई देनी तो देता हूं। नहीं सर, कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। अब जरा उल्टा ले लो जरा। मेरा बिजनेस था क्या? शेयर बेचने का। तो मेरा शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है सर? रिलायंस का मेरा स्टॉक इन ट्रेड है और मैंने वो शेयर 1200 रुपए का खरीदा था, लेकिन अभी बेचा नहीं है, तो स्टॉक इन ट्रेड में 1200 का ही दिखाएंगे। एम आई राइट? कॉस्ट प्राइस 1200। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं कैपिटल एसेट में और आज रेट इसका 2300 रुपया है। तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेता हूं? मैं करूं एज सोल प्रोप्राइटर या फर्म करे या कंपनी करे, एक ही बात है, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। तो क्या होगा सर? सेक्शन 28 क्लॉज 6A आ गया है। सेक्शन 28 6A कहता है कि मैं इन्वेंट्री को अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट बनाऊंगा ना, उसी दिन ये बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। उसी दिन फिर बिजनेस इनकम मान ली जाएगी कितनी? उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू। सो 2300 इंटू जितने भी शेयर मैंने कन्वर्ट किए कैपिटल एसेट में, उसके ऊपर बिजनेस इनकम मानकर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मर गया मैं तो, बेचे भी नहीं है, सिर्फ अभी कन्वर्ट किए। वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू लेकर टैक्स दे दो इसको। आपने कहा पूरे फेयर मार्केट वैल्यू पे दे दो 2300 रुपए पर शेयर। मैं क्या? हाँ। तो आप कहेंगे मैंने तो 1200 का खरीदा भी तो हुआ है, उसका क्या होगा? तो रमन जी, जब आप 1200 रुपए का खरीदा है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक उतना अमाउंट कम हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी ना उतनी, जितने शेयर आपने कन्वर्ट किए, तो ऑटोमेटिक। और इधर से 2300 रुपए के ऊपर टैक्स दे दो। इनडायरेक्टली दिया तो आपने 1100 पे है, लेकिन बेचा तो कुछ भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, ला 20 रुपए दे दे। अरे यार, खाया क्या? कुछ किया तो है ही नहीं। स्टॉक इन ट्रेड को क्या बना दिया? कैपिटल एसेट। अभी बेचा नहीं है, वो कहता ला आज ही बिजनेस इनकम है, आज ही बिजनेस इनकम। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक बिल्डर है रमन जी, हाँ जी सर। वो एक बिल्डिंग बना रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग बना ली, 12 मंजिल बिल्डिंग बना दी अशोक जी। उस 12 मंजिल बिल्डिंग बनने के बाद उस सोचने लगा यार 1 फ्लोर का मैं अपना ऑफिस बना लेता हूं और बाकी 11 फ्लोर बेच देता हूं। तो क्या किया उसने? कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट कर दिया, नहीं कर दिया? उसी दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालकर उसको टैक्स देना पड़ेगा पूरे अमाउंट पे। उसमें वो मर गया बेचारा, अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, वो कहता तू टैक्स दे दे। वो ठीक है, तेरी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो तो स्टॉक में कम हो जाएगी, लेकिन टैक्स तो दे दे बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, अरे पूरा 30% लग गया, मर गया बेचारा। अरे वो ज्यादा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेगा और क्या करेगा जब अपना ऑफिस यूज करेगा? कैपिटल एसेट बना ली ना, तो मर गया ना। तो सोच के करना, इन्वेंट्री को अब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया तो मान लेना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू से उसके ऊपर
बिजनेस इनकम देनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 28 सब क्लॉज VIA। जब मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना रहा था तब तो आपने कह दिया नहीं, ट्रांसफर तो है लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब बेचोगे। यहां तो उल्टा कर दिया, इन्वेंट्री से कैपिटल एसेट बना दिया, आपने मार दिया, आज ही के आपने बिजनेस इनकम ले ली। ये 28(6) है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, कोई भी गलती मत कर देना। और मोस्टली गलती होती है, वो अपना ऑफिस बना लेते हैं और कहते हैं अपनी तो चीज है, बेचा कहाँ है, अपनी तो चीज है, लेकिन उनको इन्वेंट्री को उठाकर कैपिटल एसेट बना लिया है, उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ये क्लियर हुआ? किसी को क्वेरी है? कोई क्वेरी आपके पास हो रमन जी? एक क्वेरी है सर। हाँ, if shares of a private limited company is transferred by shareholder as per valuation done at adjusted book value as per rule 11UA/11UA of income tax rule 1962, for example at the price of ₹10 each share, but after few weeks another valuation report is taken by company for fundraise and वैल्यूएशन रिपोर्ट तो होती ही नहीं, इसमें चाहिए नहीं, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं चाहिए 11UA में। आपको तो सारी एसेट ले लेनी है, उसमें अगर हाउस प्रॉपर्टी है, वो लैंड एंड बिल्डिंग है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेनी है, उसमें अगर शेयर है तो शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि और किसी में इन्वेस्टमेंट करी है डाउन द लाइन, उसकी वैल्यू भी करनी है, उसमें बहुत कोई ज्वेलरी है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, बाकी बुक वैल्यू लेकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू तो खुद ही निकालनी है आपने। वैल्यूएशन किस बात की हुई यार? वो तो 11UA2 में वैल्यूएशन है, 11UA1 में कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर सारी एसेट की वैल्यूएशन करनी है खुद, और उसमें फेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है लैंड एंड बिल्डिंग की, और ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू, शेयर की वही 11UA की क्लास सी की वैल्यू, वो निकालकर फिर उसको निकालना है। आपको किसने कहा कि सबके सर्टिफिकेट चाहिए वैल्यूएशन का? ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने वैल्यू कर ली और फिर एक दूसरी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना ली किसी और पर्पस के लिए। वाह, जब वैल्यू तो सामने करी है तो फिर चेंज कैसे हो गई? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर करी, एक हफ्ते में वैल्यू बढ़ कैसे गई? वो ये कह रहे बता हैं दो। ये वो कह रहे हैं कि क्या ये जो नई वैल्यू आई इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिस्प्यूट कर सकता है? वो ये पूछना चाह रहे हैं सर। वही तो गलती कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी वैल्यू गलत है। एक हफ्ते पहले वैल्यू निकाली, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ली, हाँ कोई बढ़ गई हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बात अलग है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ली, ज्वेलरी की वैल्यू ले ली, हफ्ते में ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ गई हो तो बात अलग है, या कम हो गई। अदरवाइज तो वही है ना सर यार, एक हफ्ते में जितना बढ़ेगा वो अलाउड है, बाकी तो अलाउड नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप अपना एक वैल्यू करो कम और एक वैल्यू करो ज्यादा। वैल्यूएशन तो आप ही ने करी है, मैंने तो सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कोई वैल्यूअर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो वैल्यू करा सकते हैं लेकिन आपको तो खुद बनानी है वैल्यू 11UA1 में, नहीं तो मेरी बात कराओ उनसे, ये कैसे कह रहे हैं? सर बात तो कैसे कराऊंगा सर, अभी वो अनम्यूट करके हो जाती है ना। हाँ। नहीं तो उनसे पूछ लीजिए, दोबारा भेज देंगे। चलो आगे बोलो। सर एक हरीश गुप्ता जी का है, इफ बिल्डर कन्वर्ट अगेन इट ऑफिस इनटू स्टॉक इन द सेम फाइनेंशियल ईयर देन व्हाट हैपेंड? ये कैसे पॉसिबल है यार? ये क्या बातें कर, कन्वर्ट करने के क्या कोई एंट्री पास होती है? इनको ये तो बता दो, क्या क्या कोई एंट्री पास होती है? अरे नीचे से उठाकर ऊपर ले जाते हैं, तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी है तो ऊपर लेकर मत जाना, नीचे रख देना। अरे यार क्या बातें कर रही है यार, कोई एंट्री थोड़ी होती है कन्वर्ट करना। अशोक जी मेरी इन्वेंट्री में पड़ा है तो हाउ डू आई कन्वर्ट? कोई मैं एंट्री पास करता हूँ, उठाकर इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ या उसको कैपिटल एसेट बना देता हूँ, नीचे से हटा दिया तो बस खत्म हो गया। तो आपको अगर 31 मार्च को नीचे रहने दिया तो थैंक यू वेरी मच, उसको क्या पता लगा यार? और डेप्रिसिएशन भी तो 31 मार्च को चार्ज होनी है, पहले थोड़ी होनी है। आप बात समझ रहे हैं? हाँ जी, सवाल को समझिए। 31 मार्च को पहले डेप्रिसिएशन लेनी होती है कैपिटल एसेट पे, पहले थोड़ी लेनी है। और बीच में आपने कन्वर्ट करी तो मैं क्या करूं? मुझे तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जब रिटर्न भरोगे तभी पता लगेगा आपने कन्वर्ट की है। मुझे क्या पता बीच में आपने कन्वर्ट कर ली है? वो तो 31 मार्च की हालत में देखूंगा। क्लियर है? हाँ जी सर। एक और सर राजन सुब्रमण्यम जी का है, ए प्रॉपर्टी वाज सोल्ड एट ₹X whose guideline value was 2x. Buyer did not pay the stamp duty for 2x and appeals to the government for reduction in guideline value.
appeal is disposed after 2 years and government reduced the guidelines value. सेक्शन 155 सब सेक्शन 15 है, आप अदर अमेंडमेंट का वहां जाके अपनी ऑर्डर रेक्टिफाई करा लो, ठीक है मिल जाएगा रिफंड आपको। इनको बोलिए हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं ना 154 से आगे बढ़ते ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं कभी 154 का आगे कोई रेक्टिफिकेशन का है। एक सेक्शन है 155 जिसका नाम है अदर अमेंडमेंट्स, अदर अमेंडमेंट। उस 155 में सब सेक्शन 15 है जिसमें लिखा है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में आप केस जीत गए तो अगर उसमें कोई आपको रिफंड है तो आपको दिया जाएगा, आप रेक्टिफिकेशन करा लीजिए। सर एक राजेश कुमार खुराना जी का है, फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट देयर शैल बी अकाउंटिंग एंट्री की जरूरत है या इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट? कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होती है मुझे बता तो दो। ये कन्वर्जन नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। कन्वर्जन होता है जब बाहर से लाओ, ट्रीटमेंट क्या होता है नीचे से ऊपर कर देना या ऊपर से नीचे कर देना। वहां वर्ड आपने पढ़ा नहीं, वहां लिखा कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज। अब लोग अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं है, बस इनकम टैक्स एक्ट पढ़ता कौन है, समझ में तो आता नहीं, पढ़ भी ले तो इसे कोई पढ़ना चाहता ही नहीं है। वो कहता है जी पढ़ने की क्या जरूरत है, आपसे पूछ लेंगे, मुझे टेलीफोन करते हैं सर पढ़ना का समझ तो आता नहीं। सेक्शन, सेक्शन के नीचे सब सेक्शन, सब सेक्शन के नीचे क्लॉज और क्लॉज के नीचे सब क्लॉज, तो भी कंप्लीट नहीं होता। सब क्लॉज के नीचे क्या होता है रमन जी? सब क्लॉज के नीचे क्या है कोई बताएगा? एक्सप्लेनेशंस। वाह, ये तो बहुत ही जंप मार गए, इनका तो जंप मार गए। कई बार सब क्लॉज के नीचे आइटम होता है और आइटम के नीचे सब आइटम होता है, फिर होता है प्रोवाइडेड दैट, उसे फर्स्ट प्रोवाइजो कहते हैं, फिर कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसको सेकंड प्रोवाइजो कहते हैं, फिर होता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट, उसको थर्ड प्रोवाइजो कहते हैं, फिर और प्रोवाइजो डालना है तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, फिर जितने भी डालते हैं लिखते जाओ प्रोवाइडेड आल्सो। जैसे आप करते हैं आई थैंक गिरीश आहूजा, आई ऑल्सो थैंक अशोक गुप्ता, आई ऑल्सो गेट राजेश गुप्ता, आई ऑल्सो थैंक अरुण गुप्ता। ये जो ऑल्सो सारे चल रहे हैं ना, ये फर्दर प्रोवाइजो है और 20 प्रोवाइजो है सेक्शन 1023C में, और उसके बाद भी कंप्लीट नहीं है। उसके नीचे आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, 3 भी हो सकती है। आप तो फुल स्टॉप ढूंढ रहे हो, कॉमा ही 6 लाइन के बाद आता है। बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है सर समझ में तो आता है, आपको यही पता है कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, वर्ड कन्वर्टेड नहीं लिखा, इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। जब सेम बैलेंस शीट में होता है तो कन्वर्ट नहीं होता, ट्रीट होता है। जब बाहर से आता है तो उसको कन्वर्ट कहते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल एसेट बिजनेस में ले आया तो उसको कन्वर्ट कहते हैं, लेकिन ऑलरेडी फर्म के पास, कंपनी के पास एसेट किताबों में ही है, अगर उसको वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है या ट्रीट कर रहा है या इन्वेंट्री से कैपिटल एसेट ले रहा है तो वो ट्रीटमेंट है, कन्वर्जन नहीं है। क्लियर हुआ? वो ट्रीटमेंट है, कन्वर्जन नहीं है। और वो तो 31 मार्च को ही पता लगेगा, आपकी किताबों में तो कुछ किया ही नहीं है, बैलेंस शीट में ही पता लगेगा कि आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी? हाँ जी सर। हाँ जी, अब और बोलिए कोई सवाल हो तो। सर मैं तो एंट्री केस ही बता रहा हूं, मैं कैपिटल गेन चैप्टर नहीं करा रहा, यही तो पॉइंट है समझने वाले। हाँ जी बोलिए। एक हो रहा है सर, H is the husband, W is a wife. If H and W are joint owner of a residential house property acquired in 1990, for which they both contributed equally out of their bank and shown in the statement of affairs every year, on 1 June 2020, W was released her share in favor of H and H is absolute owner now. H was entered into agreement to sell that house and total long-term capital gain would be 5 crore. H buy another land for construction of new house. रुक जाइए पहले। हाँ जी सर। जब आपने वाइफ को दिया तो वाइफ ने रेलिंक्विश कर दिया, ये गिफ्ट हो गया। गिफ्ट टू स्पाउस 64 लग जाएगा, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वाइफ का अलग निकलेगा, क्लबिंग होगी। क्योंकि ये वाइफ का शेयर रेलिंक्विश हुआ तो जितना भी शेयर वाइफ का बनता है वो 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज वी में टैक्स वाइफ को लगेगा टैक्स। अब आपने आगे 54 या 54F लेना है तो लीजिए, वो अलग बात है कि अगला जजमेंट है कि आप स्पाउस के नाम पे ले सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कैपिटल गेन वाइफ का अलग माना जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि गिफ्ट इज वेयर
where an individual transfer any asset otherwise by adequate consideration to his or her spouse without an agreement to live apart, the income from that asset is clubbed in the hands of the transferor. इनकम कैपिटल गेन, हाँ उसके टैक्स लगेगी ट्रांसफरर के हाथ में, दैट इज वाइफ. वो अलग बात है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके मकान ले लें या वाइफ के नाम का मकान हस्बैंड ले ले, वो अलाउड है, क्योंकि हस्बैंड अपना माल बेचकर भी वाइफ के नाम पे खरीद सकता है. जजमेंट है रविंदर कुमार अरोड़ा और कमल बहाल की, दिल्ली हाई कोर्ट की. अदरवाइज ये नहीं. ये क्लियर हुआ? उनको पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर ये पूछा वो उन्होंने, आगे क्लियर हो गया होगा सर. हाँ, और कोई सवाल? और नहीं है सर, बाकी तो आगे. वैसे तो ये सवाल का जवाब ही देना नहीं चाहिए था, ये तो वहां जाके देना चाहिए था, लेकिन आपने पूछ लिया, मैंने दे दिया, क्योंकि ये सवाल तो 54 या 54F का है, यहाँ का तो है ही नहीं. हाँ जी. आइए. नहीं सर, फर्स्ट वाले की वजह से पूछ लिया सर मैंने, जो आपने कोई बात नहीं, मैं कोई आपको कुछ कह थोड़ी रहा हूँ यार, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, आप इंतजार कीजिए और सुनिए. आइए आगे बढ़ते हैं. मैंने 45(2) करा दिया, 26(a) करा दिया, 45(3) करा दिया, 45(4). अगर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है या आप रिटायर हो रहे हैं, अगर आपको एक एसेट इन काइंड फर्म दे देती है टू द पार्टनर, तो इस केस में कैपिटल गेन फर्म को लगता है, फर्म को लगता है अगर एसेट इन काइंड देंगे. एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर शैल बी टेकन एज द कंसिडरेशन प्राइस. तो अगर फर्म डिसॉल्व हुई या कोई रिटायरमेंट हुई और आपने कोई एसेट इन काइंड, आप कैपिटल दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल दे दें उसको कोई दिक्कत नहीं. अगर एसेट इन काइंड अगर पार्टनर को दी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस केस में पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना पड़ेगा बाय टेकिंग द कंसिडरेशन प्राइस टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो 50C वाली है, अदरवाइज फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है जी, ये भी क्लियर हुआ. 45(4), तो लोगों को 45(4) का मालूम नहीं है, इसलिए मैं बता दूं, वो भी ध्यान रखना. रिटायरमेंट के टाइम में कोई भी एसेट इन काइंड आप लेके जाएंगे तो फर्म को टैक्स लगेगा. हाँ, आपका कैपिटल अमाउंट है वो ले जाइए, कोई टैक्स नहीं लगता. रिटायरमेंट कोई टैक्स नहीं लगता. ये क्लियर हो गया 45(4). हाँ जी सर. अब मैं 45(5) में आ रहा हूं. कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ. अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरीली अक्वायर कर दी गई, देखिए मैं रेफ्टलार एक्ट नहीं ले रहा, एक एक्ट है रेफ्टलार एक्ट, वो नहीं मैं ले रहा. राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट. उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर हो रही है, लैंड और बिल्डिंग, तो उसके सेक्शन 96 में लिखा है कि इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. रेफ्टलार एक्ट, उस एक्ट का नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन और रीसेटलमेंट एक्ट, रीसेटलमेंट एंड रीहेबिलिटेशन एक्ट. अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी लैंड और बिल्डिंग, चाहे वो एग्रीकल्चरल है, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, या कोई भी है, अगर लैंड एंड, जैसे NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लैंड अक्वायर कर ली अंडर दिस एक्ट, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना. ये सेक्शन 96 कहता है. और इनकम टैक्स एक्ट ने एक सर्कुलर निकालकर इसको मान लिया है कि अगर रेफ्टलार एक्ट में अगर सेक्शन 96 में एग्जेम्प्ट है तो इनकम टैक्स नहीं देना है. ये क्लियर हो गया? आगे अब मैं 45 ले रहा हूं जो रेफ्टलार में नहीं हुआ, और आपकी लैंड कंपलसरी अक्वायर हो गई, तो क्या होगा? लॉ कहता है ये ट्रांसफर तो माना जाता है, बट कैपिटल गेन डज नॉट अराइज इन दिस ईयर. द कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर in which full or part compensation is received from the acquisition authority. अभी इंडेक्स आपका रिक्वायर हो गया, चुप करके बैठे रहिए, कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन ट्रांसफर माना जाएगा. इंडेक्सेशन इसी डेट तक होगी, लेकिन कैपिटल गेन नहीं देना. कब दोगे? जब पैसा वहां से मिलेगा, तब आप कैपिटल गेन देंगे. लेकिन इंडेक्सेशन कब तक की करेंगे? जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ, कैपिटल गेन आया.
इस पे टैक्स दीजिए। हो गया सर, दे दिया। ईयर ऑफ टर्न फर्दर एनहांस्ड कंपनसेशन आई क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो एनहांस्ड कंपनसेशन पूरी टैक्सेबल है क्योंकि आपको कॉस्ट तो पहले ही दे दी हमने, कॉस्ट तो पूरी ले ली ना जब कैपिटल गेन निकाला। एनहांस फुल्ली टैक्सेबल होगी उसमें, और वो कौन सी लॉन्ग होगी कि शॉर्ट होगी? जो ओरिजिनल कैपिटल गेन अगर लॉन्ग था तो एनहांस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। ओरिजिनल शॉर्ट था तो एनहांस कंपनसेशन भी शॉर्ट टर्म का मानी जाएगी, चाहे 10 साल बाद मिले कंपनसेशन, चाहे 10 साल बाद मिले। लेकिन ओरिजिनल कैपिटल गेन कौन सा था? शॉर्ट के लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग निकालने के लिए पीरियड क्या लेना है? पीरियड ऑफ परचेज टिल द ईयर ऑफ कंपोजिशन, टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, टिल द रिसीट ऑफ मनी नहीं, टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर 2 साल से कम है तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि अब तो लैंड और बिल्डिंग में 2 साल है, 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग हो जाएगा। एनहांस्ड कंपनसेशन आई तो वो भी डिपेंड करेगा ओरिजिनल कौन सा था। ओरिजिनल लॉन्ग तो ये भी लॉन्ग, ओरिजिनल शॉर्ट ये भी शॉर्ट, चाहे 15 साल बाद एनहांस मिले। ये क्लियर हो गया, कॉस्ट इसकी 0 है। लेकिन अब ध्यान रखना, सुन ले, इसके साथ 2 इंटरेस्ट मिलते हैं। एक इंटरेस्ट सेक्शन 28 का होता है, एक इंटरेस्ट सेक्शन 34 सेक्शन का होता है लैंड एक्विजिशन में। एक होता है कि आपने नोटिफिकेशन हुआ, साथ में कुछ और इंटरेस्ट दिया, वो वाला तो कॉस्ट सेल प्राइस में माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्ट होता है कि कॉस्ट फिक्स हो गई, अमाउंट फिक्स हो गया, लेकिन डिले कर दी पेमेंट देते हुए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 में वहां पर टैक्स लग जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगी। उस डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन में 50% की रिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 57। तो आपका जो इंटरेस्ट आता है वो 2 तरह का है, एक तो वो कंसीडरेशन प्राइस का पार्ट है और दूसरा वो डिलेड पेमेंट का है। डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट आया वो 56 सबसेक्शन 2 में टैक्सेबल होता है, और उसके लिए जब इनकम को टैक्स करेंगे रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है, लेकिन 50% आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन। आगे बढ़ता हूं, मैंने 45(5) भी कर दिया। आगे सबसे मुश्किल पॉइंट करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि हमने रियल स्टेट का काम भी करना है। हालांकि मैं काफी बात कर दी, अब मैं ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ले रहा हूं। मेरे पास एक बिल्डर आया रमन जी कि आपके पास ये 500 मीटर का प्लॉट है, तो मैं इसमें फ्लैट बना देता हूं 8, 6 आपको दे दूंगा, 2 मैं रख लूंगा। होता है ना रोजाना दिल्ली में। या ये बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग हो गई, आपके पास पैसे नहीं है, आप एक ही फ्लोर बना रखा है या कंडीशन खराब है, बिल्डिंग को तोड़ दूंगा, नए फ्लैट बनाऊंगा, कुछ फ्लैट आपको दे दूंगा, कुछ मैं रख लूंगा, हो सकता है आपको कुछ पैसे भी दे दूं साथ। है ना सिर? है जी। अब मैं पुरानी बात पहले करूंगा, हम पहले क्या करते थे, लेकिन वो अब अलाउड नहीं है। ये 45(5) जब से सेक्शन आ गया है हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो करवाया तो मैंने ही था, लेकिन गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। बताता हूं क्या था। आपके पास वो आया कि सर ऐसा है कि आपके पास 1000 मीटर 500 मीटर का प्लॉट है, 6 फ्लैट बनाओ, लेट से 8 फ्लैट बनाऊंगा, 2 मुझे दे देना, 6 आप ले लेना। तो क्या रेशो हुई? 3:1। एम आई राइट? 3:1 हुई। हम जब तक ये 45(5) नहीं आया था तो हम क्या करते थे, हम कहते थे हमने 1/4 अपनी लैंड बेची है। 3:1 का क्या रेशो हुआ? 1/4 बेची है लैंड, और वो जो बिल्डर है मेरा जो 3/4 पोर्शन ऑफ लैंड है उसमें फ्लैट 6 बनाकर मुझे दे देगा। यही कहते थे हम कि 1/4 लैंड बेची, 3/4 लैंड मेरी है, और वो 6 फ्लैट जो बनाएगा वो मुझे दे देगा। और वो कंसीडरेशन इन काइंड हुई, काइंड में हुई नहीं, क्यों? कैसे हुई? लैंड तो मेरी रही, 6 फ्लैट की जो वैल्यू है वो उसकी कंसीडरेशन है, और मैंने लैंड बिल्डर को दी है। कितनी दी है? क्या मैंने 500 मीटर दी है? अरे नहीं, 375 मीटर तो मेरी है, मैं तो 125 बेची है उसको, क्योंकि 1/4 शेयर उसका है। हम ये करके कैपिटल गेन निकालते थे। हम तो इंतजार भी नहीं करते थे कि भैया वो उसकी वैल्यू क्या होगी कंस्ट्रक्शन की।
जो 6 फ्लैट की, हम कहते थे 125 मीटर लैंड बेची है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो और कैपिटल गेन निकाल लो, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा कैपिटल गेन तो लगा नहीं सकते अगर मैं कहूं कि मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे बेची है नहीं, तो हम कैपिटल गेन टैक्स दे देते थे। लेकिन होता क्या था, मुझे कई कहने लगे सर ये 6 फ्लैट जो आए, मैं इसमें से कुछ फ्लैट बेचना चाहता हूं, तो मुझे तो फ्लैट बेचने हैं, तो बेचने तो क्या होगा, मैंने तो अभी तो लैंड, अभी तो मैंने एग्रीमेंट किया है, वो कहेंगे इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दे दो, क्योंकि वो कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स दो क्योंकि आपने लैंड ट्रांसफर कर दी है, कैपिटल गेन टैक्स करो। हम तो कहते थे हम तो 54 ले रहे हैं या 54F ले रहे हैं तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन आप तो बेचना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर, कहता मेरे पास पैसे कहाँ हैं, जब बिल्डिंग मेरे को मिलेगी तभी तो मैं बेचूंगा, लेकिन कहा आप कह रहे टैक्स आज दो। इसलिए मैं 45(5)A के लिए गया और उन्होंने कह दिया कैपिटल गेन आज नहीं लगेगा। अब जरा सुनिए क्या कहा गया, ध्यान रखना, लैंग्वेज को सुनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुनना। सॉरी ऐसे बोल रहा हूं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर 45(1), मतलब समझ गए, 45(1) में लिखा है कैपिटल गेन अराइजेज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल आप ट्रांसफर करेंगे उसी साल कैपिटल गेन लग जाएगा। वो कहता नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर 45(1) where there is a transfer of any capital asset being land or building or both, ठीक है जी, land building or both, by an individual or HUF, only for 2%, by an individual HUF under a specified agreement with the developer, then for the purpose of computing this will be treated as a transfer, but for the purpose of computing capital gain, the capital gain shall be but the capital gain shall be chargeable to tax in the previous year in which the completion certificate is issued by the competent authority. मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्डर ने 2018 से मेरे पास एग्रीमेंट कर लिया कि लीजिए ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, और एग्रीमेंट करके मैंने कहा कि आप मुझे लैंड अपनी दे दो, मैंने दे दी। लॉ कहता है ये ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा कैपिटल गेन? द प्रीवियस ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मेरी बिल्डिंग आज बनी है अक्टूबर में आके, तो मुझे कैपिटल गेन कब लगना है? 18 में नहीं लगना, कब लगना है? प्रीवियस ईयर 20-21 में। अच्छा हो गया, मुझे उन दिनों देना तो नहीं पड़ा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, बड़ी अच्छी चीज करा दी मैंने, लेकिन मर गया। क्या मर गया? ईद तो गई, अब रोजे सुनो। वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कंसिडरेशन प्राइस शैल बी, अच्छा सुनना रमन जी, हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। मेरा शेयर ऑफ लैंड बिल्डिंग कितना है? 375 गज लैंड और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है। अरे मैंने 375 गज लैंड बेची कहाँ है? वो कहता है ना, हम तो 500 गज बेची मान लेंगे, और जो 375 गज आज ली प्लस उसके ऊपर जो फ्लैट बना उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल, और जो आपने 500 मीटर लैंड ट्रांसफर की थी उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाल के कैपिटल गेन निकाल। मर गया मैं तो। अरे भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज तो बहुत ज्यादा हो गई मेरी लैंड की, मेरी लैंड तो मेरे पास 2000 की है और आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगाकर मेरे को टैक्स ले रहे, मैंने बेची कब है? वो कहता ना 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 ना, हम तो 500 गज बेची मानेंगे। किसको? बिल्डर को। और बिल्डर ने आपको क्या दिया? 375 गज लैंड प्लस उसके ऊपर 6 फ्लैट, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल लो और 500 गज की इंडेक्स कॉस्ट निकाल के कैपिटल गेन निकाल लो। अरे सर मैंने तो बेचा ही नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। लेकिन सुनिए कंडीशन क्या है, ये जो एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए ना, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो इमीडिएटली टैक्स लग जाएगा। ये लॉ बन चुका है कि बिल्डर के एग्रीमेंट में एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कैपिटल गेन उसी दिन लग जाएगा, उसी दिन रजिस्टर्ड कराइए तो कैपिटल गेन लगेगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर नहीं तो, अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल बिल्डर से रजिस्टर्ड नहीं है और आपने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, तो जिस दिन आपने लैंड दी उसी दिन हम टैक्स लगा देंगे आपको, उसी दिन लगा देंगे टैक्स आपको।
सर इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? किस केस में जी? जो आपने सेकंड कहा ना सर, जिसमें हमने उसमें तो हम कहेंगे हमने तो agreement 125 स्क्वायर फीट बेची है, 125 लैंड बेची है, और 125 उसका तो कैपिटल गेन इमीडिएटली देना पड़ेगा ना, फिर तो हाँ जी, फिर पोस्टपोन नहीं होगा। हम तो हाँ। कहेंगे हमने 125 गज बेची है और उसका कैपिटल गेन ले लो। हाँ जी। लेकिन अगर आपने पोस्टपोन कराना है हम्म, तो फिर आपको एग्रीमेंट। और एक और चीज बता दूं, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक जजमेंट आई है बलबीर सिंह मेनी की, और दूसरी जजमेंट आई है रंजीता कौर की, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल तो रजिस्टर्ड जरूरी है। अगर आप एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो हम क्या कहेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। ट्रांसफर जब माना जाएगा फिर जब आप रजिस्ट्री कराएंगे बिल्डर के नाम। पहले तो होता था, हम कहते थे पोजेशन दी, सेक्शन 2 क्लॉज 47V में हम कहते थे द डे पोजेशन इज हैंडेड ओवर इट इज ए ट्रांसफर। पोजेशन हैंड ओवर करना ट्रांसफर माना जाता था। लेकिन जब से ये जजमेंट आ गई है, कौन सी, रंजीता कौर और मैंने बताया बलबीर सिंह मेनी सुप्रीम कोर्ट की, वो कहता है ये ट्रांसफर नहीं माना जा। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करा लो फिर उसको दे दो 125, तो ये ट्रांसफर है। तो फिर उसमें यह ध्यान रखना 90% लोग एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कराते। और एक और चीज बता दूं रमन जी, सेक्शन 2 क्लॉज 9 बेनामी लॉ में कह दिया है एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी तो ये बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो अब तो कोई भी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल पे बगैर रजिस्टर कराए मत खरीदना, पोजेशन मत लेना, नहीं तो बेनामी मानी जाएगी। सो एक लॉ बन गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप दिल्ली में तो पावर ऑफ अटॉर्नी से ले लेते थे, पोजेशन ले लेते थे, और आप कहते थे मैं मालिक बन गया और मेरा, वो कहता था मैंने सेल कर दी। जी नहीं, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफर माना जाएगा पोजेशन, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वहां भी दिक्कत आ गई। ये क्लियर हुआ? इसमें बहुत क्वेश्चंस होंगे, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, बहुत क्वेश्चन होंगे मुझे मालूम। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया सर, वैसे मैं देखता हूँ। चलो वो समझ में नहीं आया तो आएगा कहां से? एक आ गया पहले सर, तो समझ में आना चाहिए ना। एक आया सर, हाँ बोलो, ये TDS का है सर, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, दोबारा भी सर बताऊंगा। एक आ गया सर, व्हाट शैल बी पोजीशन इफ आई एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल of 1/4 of plot and tell the contractor to undertake construction with the price of 1/4। ये तो हो गया दोबारा सर। बोलिए। अगर आपको कंसिडरेशन के साथ पैसा भी मिला है तो वो भी जोड़ देना है। नहीं सर, वो ये नहीं कंसिडरेशन प्राइस में कब जोड़ना है? ईयर 45 में लिखा है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले तो कंसिडरेशन प्राइस होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग प्लस एनी अमाउंट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन। वो पहले एडवांस माना जाएगा और अब इसको लेंगे। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन? इसमें समझ नहीं आया सर, मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं। इफ आई एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल ऑफ 1/4 ऑफ प्लॉट, टेल द कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन विद द प्राइस ऑफ 1/4। सर वो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बनाई, आपने अपना प्लॉट बनवा रहे हैं किसी से तो बनाइए, वो तो ट्रांसफर क्या किया आपने? आपने अपनी बिल्डिंग बनवानी है, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कह दिया 1 करोड़ रुपए पे बना दे या 2 करोड़ में, तो वो क्या चीज हुई? मेरे पता समझ नहीं आया मुझे भी। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर क्या किया आपने? नहीं। और आप जब बन जाएगा आप उसको कोई कंसिडरेशन इन काइंड देना चाहते हैं तो काइंड में दे देना, तब वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। उसको सवाल लिखा नहीं गया ठीक तरह। सर क्वेश्चन पूछूं जी? क्वेश्चन है ऑडियंस का। हाँ पूछो। एच इज हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ ने मकान लिया जी 1970 में, 1990 अरे में। बता तो दिया, यही सवाल तो पूछा था HW। सॉरी 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 सॉरी, ये HW की वजह से मुझे याद है। ठीक है सर। हाँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, अभी चालू हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ और कोई सवाल है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो लास्ट में जाके जब कोई सवाल समझेगा ना, गलती समझेगा तो मैं इसको 45 है दोबारा भी समझा दूं। क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, अब जरा दिमाग लगाना है। आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग में अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 2 इयर्स होता है।
आफ्टर 24 मंथ्स। पहले 36 मंथ्स था अशोक जी, अब 24 मंथ्स हो चुका है ना, जी सर। क्लियर है। अब मैं आपको सेक्शन 54 में ले जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। सेक्शन 54 क्या कहता है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, एक्ट की लैंग्वेज नहीं बोल रहा। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising to an individual rich from the transfer of any residential house property shall be exempt to the extent such capital gain is invested in the purchase of another residential house property within 1 year before or 2 years after, or in the construction of a residential house property within a period of 3 years from the date of such transfer. यही कहता है ना कि मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसका पीरियड 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आई ट्रांसफर दैट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और मुझे कैपिटल गेन हुआ। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है कैपिटल गेन। दैट कैपिटल गेन शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट इट इज इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। क्लियर है, क्लियर है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। हमने आपको माफ कर दिया, जितना लगा दे। आपको ये भी पता है कि उसमें लिखा है आइदर यू शुड परचेज द प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और डिपॉजिट द मनी अंडर द कैपिटल गेन स्कीम, अंडर द कैपिटल गेन स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1). क्लियर है। या तो खरीद लीजिए या डिपॉजिट करा लीजिए। अब मेरे पास कम से कम 100 सवाल आए होंगे कल तक, आज नहीं कल तक, कि सर हमने 19-20 में प्रॉपर्टी बेची है, उसमें कैपिटल गेन हुआ है, मुझे माफ कराना है। तो मेरी लास्ट डे ऑफ डिपॉजिट क्या है फॉर डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम? 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कह दिया 30 सितंबर थी, जो अभी खत्म हुई, क्योंकि वो एक्सटेंशन हुआ था ना 54 से लेकर 54 GB में कि 30 सितंबर। वो बिल्कुल गलत है उनका कहना। 19-20 की जो रिटर्न है कब जानी है, प्रीवियस ईयर 19-20 की रमन जी 30 नवंबर को जानी। 30 नवंबर को 31 अगर तो ऑडिट है ओए, 31 अक्टूबर तक आपको याद रहेगा ऑडिट, 30 नवंबर को जानी है। तो 30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं, 30 सितंबर नहीं है। ये बेवकूफ है जो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी। तो मुझसे पूछे 30 सितंबर किस चीज की डेट थी, मैं बताता हूं। आपको 2 साल में मकान खरीदना था, 3 साल में बनाना था। उन्होंने बोला या 6 महीने में आपको कैपिटल उसमें ऐसे बॉन्ड लेने पड़ते हैं 50 लाख के, है ना। उन्होंने बोला कि 20 मार्च से लेकर 29 सितंबर तक अगर ये 6 महीने या 2 साल या 3 साल एक्सपायर हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो उसके लिए हमने डेट एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर तक। बात समझ में आ रही है। सपोज मेरी डेट खत्म हो रही थी अप्रैल 15 को, 2 साल, तो मैंने खरीदा नहीं कोविड की वजह से, या मैंने कंस्ट्रक्शन करानी थी 25 मई को खत्म हो रहा था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ड्यू डेट 20 मार्च से 29 सितंबर की थी एक्सपायरी पीरियड, तो अब 30 सितंबर तक कर लो। तो लोगों ने 30 सितंबर तक बेनिफिट 54 GB का ले लिया। समझ में आ रहा है। 30 सितंबर का एक्सटेंशन मिली थी। लेकिन जो 19-20 की सेल है उसकी रिटर्न तो असेसमेंट ये 2021 है, और 2021 की ड्यू डेट बढ़ा दी गई है, वो 30 नवंबर कर दी है। तो कैपिटल गेन स्कीम में आप 30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं, 30 सितंबर नहीं है। ये क्लियर हो गया। ये बहुतों को गलत फहमी थी, बहुतों ने मरवा दिया, बहुत लोग मेरे पास आए, अरे मैंने कहा क्या कह रहे हो, आप पढ़ तो लो 54 GB का क्या मतलब था। समझ में आ गई। पहले तो ये कह दिया, अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दिया। सुन लेना जरा। हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से सुनना अशोक जी, कुछ लोग बुरा मानेंगे। अरुण जी से सुनना। मैंने कहा ऐसा करा करो, अगर आपने मकान खरीदना है ना, तो अगर मकान बेचा है ना, तो इमीडिएटली कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो, अगले दिन ही जमा करा दो। वो कहता है सर अभी तो बहुत टाइम है 30 नवंबर तक, मैं क्यों कराऊं। मैं कहा करा दे भाई,
एफडीआर वहां बना लेना, वहां भी एफडीआर बन जाती है। मैं कहा करा दे, कहते क्यों कराऊं? मैं कहा भगवान ना करे। 743 एक सर्कुलर है, उसमें लिखा है अगर कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा करा दिए एसएससी ने और उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो फिर वो पैसा आप निकलवा सकते हैं, आपको एग्जेम्पशन विदड्रॉ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? भगवान ना करे, एक सीनियर है काफी 75-80 साल का, उसको कहिए यार एक दिन रुक जा मरने से पहले, कैपिटल गेन स्कीम में जमा करने दे मुझे। और कैपिटल गेन स्कीम में जमा हो गए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो 743 सर्कुलर पता क्या कहता है? आप पैसा निकलवा लीजिए, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो भगवान ना करा, वैसे तो उम्र तो किसी की भी लिखी नहीं हुई, कोई जरूरी है कि सर 80 साल का भी मरेगा? मरने वाला तो एक दिन में भी, कोविड के अंदर तो पता ही नहीं लगा, कोविड में तो पता ही नहीं लगा कहीं चले गए। तो अगर आपको, मैं एक हमेशा कहता हूं, आपको अगर एफडीआर में रखना है तो उससे अच्छा तो है ना कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो। भगवान ना करे, अरे मरना तो सभी ने है, अगर उस आदमी की डेथ हो जाए तो कम से कम पैसा निकलवा लो, आपको मकान खरीदने की जरूरत ही नहीं। तो 743 सर्कुलर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो लोगों को पता नहीं है। तो कैपिटल गेन स्कीम के अगर एक आदमी की डेथ हो जाती है और कैपिटल गेन स्कीम में ऑलरेडी पैसा जमा हो चुका है तो आप निकाल लो। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, उस भाई ने कैपिटल गेन स्कीम में जमा नहीं कराई और उसकी डेथ हो गई, अब क्या होगा? मेरे अपना मकान बेचा, सपोज कीजिए मेरे को 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, मुझे जमा कराना था लेकिन नहीं करा सका, अब क्या होगा? और डेथ हो जाती मेरी, मैं किसी की डेथ क्यों कहूं, मैं अपनी का, मरना तो सबने, मेरी डेथ हो जाती, अब क्या होगा बेनिफिट का? क्या मुझे 5 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा? लॉ कहता है लीगल हेयर विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डिजीज्ड। तो लीगल हेयर उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उसको 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। 54F का लेना तो 54F भी मिल जाएगा। ये समझ में आया? मैंने दोनों तरीके बता दिए। मरने से पहले जमा करा दे तो लीगल एयर हाथ जोड़ेगा, थैंक यू वेरी मच, मेरे पैसे घर आ गए, कुछ नहीं करना, बनाना ही नहीं। अगर वो पहले पैसे नहीं जमा कराए, उसकी डेथ हो गई, अब पैसे तो कैपिटल गेन के हैं, टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स तो लीगल एयर ने नहीं देना है, टैक्स तो डिजीज को देना है। कैपिटल गेन तो डिजीज का हुआ है, अप टू द डेट ऑफ डेथ तो डिजीज की रिटर्न जानी है। तो लीगल एयर अपने नाम पे खरीद सकता है और उसको ये बेनिफिट 54 का दे दिया जाएगा। किसको? डिजीज को। हालांकि मर गया है लेकिन लीगल एयर के नाम आया तो डिजीज को ये बेनिफिट दे दिया जाए। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर, पूछ लूं? आप पूछ लो, फिर एक और चीज बताऊंगा इसी के बारे में। हाँ, कह रहे हैं एसएससी इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन स्कीम अंडर सेक्शन 54 in 2018 and purchased a terrace right in 2020 for builder to be constructed a floor by the builder. Whether 3-year period to construct a house allowed in this case? Why not? आप जब लिख के देते हैं ना तो आप मैक्सिमम 3 साल ही लिख के देते हैं कैपिटल गेन स्कीम में, तो वो आप कर लो, आप उसको बना लो, फ्लोर बनवा लेना, हो जाएगा, हो जाएगा। एक और है सर, एसएससी सोल्ड ए लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इन ए विलेज इन मार्च 2020, नॉट नोन द municipal limits, and also purchased a residential house in August 2020. Whether exemption under section 54 should be claimed or not in this case? 54 में तो भैया हाउस बेच के हाउस होता है, ये 54F में मिलेगी, 54 में नहीं मिलेगी। हाउस बेच कर हाउस लो तो 54 है, कोई और चीज बेचकर घर लो तो 54F लेते हैं, और 54F में तो इंटायर कंसीडरेशन प्राइस लगाना पड़ता है। और दूसरी बात, ये अर्बन है कि रूरल है? अर्बन होगी, रूरल बहुत कम होती है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकते थे, 54F भी ले सकते, और वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में तो 50 लाख अभी भी अलाउड है, 5 साल के लिए बॉन्ड लेने, ठीक है। एक और है सर, ए विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम and not utilized for purchase or construction of house and utilized for personal purpose and not capital gain tax and not capital gain has been paid. पहले तो आपको बता दूं, इनको स्कीम के बारे में पता नहीं है। बैंक आपको कोई चेकबुक नहीं देता है, आपको फॉर्म सी भरना पड़ता है, और फॉर्म सी में कैश निकालना है तो 25,000 निकलता है, नहीं तो डायरेक्टली ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है किसको पेमेंट करनी है, या किसको बिल्डर को करनी है, सीमेंट वाले को करनी है, उसका बिल दिखाते हैं, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। ये चेकबुक नहीं होती,
पैसे निकलवा नहीं सकते। लेकिन मैं कुछ और बताने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग नई चीज बताता हूं। मेरे ब्रदर ने अभी एक प्रॉपर्टी बेची, जॉइंट फैमिली लेके बेची, उसमें 5 करोड़ का कैपिटल गेन था। वो कहता मैं टैक्स दे देता हूं, मुझे कोई घर खरीदना नहीं। मैंने कहा क्यों टैक्स देता है? कहता 5 करोड़ पे टैक्स देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने घर खरीदना नहीं है, तो 54 मैंने बेनिफिट नहीं लेना, या और भी। मैंने कहा कोई बात, तो कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा। मैंने कहा कहाँ रखने थे पैसे? कहता FDR में। मैं कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा के FDR बना दे। कहता उससे क्या होगा? मैं कहा बना दे, और 3 साल खत्म होने के बाद पैसे निकलवा लेना और तब टैक्स दे देना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। मतलब आपने क्या किया? टैक्स लायबिलिटी डेफर कर दी। आज जमा करा दिया, 3 साल के बाद आपने नहीं यूज किया तो कहता कैपिटल गेन टैक्स उस वक्त दे दो। रुको, क्या मैंने जो मैंने इंटरेस्ट कमाया उस पर टैक्स देने के बाद जो इंटरेस्ट मैंने कमा लिया सरकार का ही, और वो पैसे से मैंने टैक्स दे दिया उठा के। आप नहीं समझे मेरा पॉइंट? मैंने सपोज करो 6% पे लगा दिया, 3 साल में 18% आ गया। उसमें से चलो मेरा टैक्स लग गया 30% या जो भी, 12% तो गवर्नमेंट ने मुझे दे दिया, और 20% मैंने टैक्स देना, मैं दे दूंगा। आज भी तो देना था, अरे आज भी तो देना था, मैंने आज नहीं दिया, गवर्नमेंट का पैसे से कमाया और 3 साल के बाद टैक्स दे दिया। अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है। जब आप यूटिलाइज नहीं कर सकते तो वो अमाउंट आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कब? 3 साल के बाद ही देना है, पहले थोड़ी देना है। तो 3 साल तक तो आपने FDR बना के रख ली, नाम उसका कैपिटल गेन स्कीम है, आप मजे ले रहे। क्लियर हुआ ये बात? ये भी एक प्लानिंग का इशू है, डेफरमेंट ऑफ लायबिलिटी है। समझ में आया? डेफर पे कर दिया आपने टैक्स। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो सरकार का पैसा आप यूज करो, कुछ सरकार को टैक्स दे दो, बाकी जो बचा उस पैसे से आगे जाके टैक्स दे देना। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। क्लियर हुआ अशोक जी? अशोक जी सोच रहे यार ये तरीका तो हमें पता ही नहीं था पहले, ये कर सकते हैं आप। अब एक और चीज सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनना। रमन जी लिखा है अशोक जी, उसी कक्ष में लिखा है प्रोवाइडेड दैट जो नई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। यही लिखा है ना? अगर 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? टैक्स लग जाएगा सर। कौन सा टैक्स लगेगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लगता है सर। लगता है, क्योंकि आपने जब पढ़ा था, CA पास करी थी, तब लॉन्ग टर्म ही लगता था। लेकिन रुकिए, अगर 2 साल के बाद बेचेंगे तो कौन सा लगेगा? पता नहीं सर। बताइए, अब 2 साल के बाद बेचा तो कौन सा लगेगा? लगेगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। समझ में आ गया? बेच दो 2 साल के बाद, लॉन्ग टर्म लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और लॉन्ग टर्म लगने पे इंडेक्सेशन भी अलाउड होता है। अलाउड हो गया? और सुनना चाहते हो? दोबारा 54 ले लो, दोबारा 54 भी मिल जाएगा, क्योंकि 54 ये कहता है घर बेच के घर खरीदो, जाओ दोबारा 54 ले लो, या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो कैपिटल गेन स्कीम उसके उसमें बॉन्ड में। अब मेरे पास तो लॉन्ग टर्म होगा, 2 साल से पहले बेचेंगे शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन कैपिटल गेन निकालते कैसे? कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं जितनी आपकी कॉस्ट थी उसमें से जो कैपिटल गेन आपने पहले माफ करा रखा है वो लेस करके नेट कॉस्ट निकालो। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए मेरा कैपिटल गेन हुआ था 2 करोड़ रुपया, ठीक है सर, मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, तो मेरा 2 करोड़ पूरा माफ हो गया। रजिए जी माफ हो गया 2 करोड़ पूरा, 2 करोड़ मैंने माफ करा दिया, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। अब ये प्रॉपर्टी मैंने 2 साल के बाद बेच दी, 4 करोड़ की बेच दी सर, मेरी कॉस्ट क्या होगी? कहते कॉस्ट होगी 3 करोड़ माइनस एग्जेम्प्ट अर्लियर। कितना एग्जेम्प्ट किया था हमने? 2 करोड़। तो नेट कॉस्ट कितनी हुई? 1 करोड़। अब 1 करोड़ को इंडेक्स करो और 4 करोड़ से लेस कर दो,
सपोज इंडेक्स आया 1,10,00,000, तो 4 करोड़ सेलेक्ट करो तो कैपिटल गेन कितना आया? 2,90,00,000। कौन सा वाला कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। एम आई राइट? तो 2,90,00,000 को मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को फिर क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आपको बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये जरूरी नहीं है कि 3 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म होगा, वो पहले था, हमने तो यही पढ़ा था और आपने भी यही पढ़ा था और 3 साल पहले सबने यही पढ़ा था। लेकिन वो तो अब बदल गया कि लैंड एंड बिल्डिंग पे ये शॉर्ट टर्म होने लग गया, लॉन्ग टर्म होने लग गया 24 महीने के बाद। पहले क्या होता था? शॉर्ट टर्म। क्लियर है? तो मैंने 54 में भी कई चीजें बताई हैं कि आप क्या दिमाग लगा सकते हो। आप इसका वो भी कर सकते हो, 50 लाख भी लगा सकते हो। 50 लाख आपने पहले लगाया था, 50 लाख आप फिर लगा लो, हो जाएगा। और सुनिए 54F में भी यही है कि 54F में आपने मकान बना लिया और कोई चीज बेच के, वो भी मकान 3 साल तक नहीं बेच सकते। बेच दे तो क्या होगा? उसमें 2 कैपिटल गेन होते हैं। एक तो पुराना कैपिटल गेन, उसमें तो टैक्स दे देंगे। जो नया कैपिटल गेन 2 साल के बाद बेचेंगे तो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होगा। और फिर उसको मैं 54 ही ले सकता हूं, क्योंकि अब तो मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, लैंड थोड़ी बेची है। अब रेजिडेंशियल के बदले 54 ले सकता हूं। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गया या शायद? नहीं सर, ठीक है। क्लियर हुआ सर? ये भी एक सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि 2 साल के पीरियड के बाद सारा सिस्टम बदल गया है। लेकिन याद रखना 54EC अब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है, अब और कोई एसेट के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन अब लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल तक। कितना अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलती है? 50 लाख। ठीक है ना? अब 54EC बाकी चीजों की नहीं मिलती, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के लिए मिलती है, बाकी चीजों की नहीं मिलती। ये भी क्लियर हुआ? अब कई सवाल आ चुके होंगे 54 के, 54F के, आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए किसने अप्रैल 2020 में प्रॉपर्टी बेची है। हाँ जी, हेलो, बेली अप्रैल 2020 बेचिए। में प्रॉपर्टी बेची तो 6 महीने के अंदर। हाँ जी, 6 महीने के अंदर वो जो आप हेलो, उसके बारे में कह रहे हो बॉन्ड में लगाने के लिए, हाँ बॉन्ड में हाँ जी, हाँ लगाने के जी, लिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आपकी हाँ कोई ड्यू डेट 6 हाँ महीने की अप्रैल से लेकर 29 सितंबर में आ रही है तो आपको 30 सितंबर अलाउड जी, है। अगर 6 महीने उसके बाद आ रहे हैं तो ठीक फिर है 30 जी, सितंबर अलाउड नहीं है। सपोज मैंने बेची होती फरवरी में, फरवरी का 6 महीने कितने दिन होते हैं? फरवरी से लेकर 6 महीने अगस्त में खत्म होते हैं, अगस्त से पहले ही हो जाएंगे। वो कहता है ठीक है। सितंबर तक बॉन्ड ले लो। अगर मैंने पिछले साल बेचा था जनवरी में, 6 महीने कब खत्म होते हैं? मार्च। मैंने 20 मार्च से लेकर 29 सितंबर तक कोई भी पीरियड 6 महीने का खत्म हो रहा है तो उसकी एक्सटेंशन 30 सितंबर हो गई। समझ में आया अरुण जी? जो भी पीरियड 6 महीने का पीरियड 20 मार्च 20 से लेकर 29 सितंबर 20 तक खत्म हो रहा है उसकी लास्ट डेट कराने की थी 30 सितंबर। जो इसके बाद हो रहा है उसकी तो वही डेट है, उसकी तो वही डेट है। क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। चलिए और मान लो किसी ने मई 20 में बेचा है तो 6 महीने के अंदर लगाना पड़ेगा ना ये बॉन्ड्स वो तो 6 महीने में लगा, वो तो नवंबर हो गया। 5 महीने 6 महीना 11 होता है। बाकी मकान लेने के लिए तो उसे नवंबर मकान 2021 लेने तक। के भी नवंबर डेट है जो कैपिटल गेन में लगाना। नहीं, वो तो नवंबर 2021 तक मिलेगी ना जी, अभी तो अप्रैल 20 में बेचा है जी। अच्छा इस साल फिर नवंबर 21 में कैपिटल गेन में जमा करा देना। ठीक है जी। हाँ हाँ, कैपिटल गेन स्कीम में नवंबर 21 में। ठीक है सर। नवंबर को कह रहे हो सर? अक्टूबर को? हाँ अक्टूबर जी, लास्ट ईयर के वो अक्टूबर, तो अगले इस साल साल के अक्टूबर। नवंबर हुआ है, हाँ जी, हाँ पर जी, वो भी नवंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, अगर वो वो सब बिजनेस कर रहा है, नहीं तो जुलाई है। हाँ जुलाई हो गई ना जी। सर ऐसे ना कहो ना, जुलाई या अक्टूबर। अगले साल क्या डेट आएगी मुझे नहीं पता, नहीं हाँ तो जो भी जुलाई या अक्टूबर है। जुलाई मान लेते हैं। हाँ जुलाई मान लीजिए, ठीक है सर। क्योंकि लोग कह देंगे आपने बोला था नवंबर। मैंने नहीं बोला, मैंने तो बोला ड्यू डेट ऑफ रिटर्न।
और ड्यू डेट ठीक है सर। रिटर्न 21 की जुलाई भी हो सकती है, अक्टूबर भी हो सकती है, जब तक जी एक्सटेंड ना हो। चलिए, जी सर, जी सर। और कोई सवाल? चलिए क्या 54 EC shall be allowed for depreciable assets? वो तो जजमेंट है, ऑलरेडी अलाउड है कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50 इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट फॉर द पर्पस ऑफ 54 EC इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 2 years इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में 54 EC मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिलेगा। सर एक हो रहा है, विजय गोयल जी पूछ रहे हैं, एन एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड विद बिल्डर फॉर परचेज ऑफ फ्लैट, registration was not done, the flat is sold, whether it is to be treated as capital gain on transfer residential house or it will be treated as capital gain on transfer right in flat. The जब consideration तक पोजेशन नहीं लेते तब तक राइट इन फ्लैट होता है, राइट इन फ्लैट। अगर ये बिल्डर का है, डीडीए का हो या उसका हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आप बेच ही नहीं सकते जब तक कि आपको पोजेशन ना मिल जाए। तो उसमें तो आप पावर अटॉर्नी से बेचते, अदरवाइज बिल्डर का तो आप राइट ही बेचते बगैर पोजेशन के। लेना तो राइट टू अक्वायर द फ्लैट, क्योंकि बिल्डर के केस में आप अलाउड है आपको बिफोर पोजेशन लेके बेचना, लेकिन डीडीए के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अलाउड नहीं है बिफोर, उसके लीगली अलाउड नहीं। अब अनऑथराइजली जो मर्जी करो, लीगली अलाउड नहीं है, वो तो पोजेशन लेने के बाद ही बिकता है। किशोरी साधन जी पूछ रहे हैं, सर डू वी नीड टू डिपॉजिट द होलसेल कंसिडरेशन टू कैपिटल गेन अकाउंट और ओनली अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट? 54 है तो कैपिटल गेन है, 54F है तो इंटायर नेट कंसिडरेशन प्राइस है। ये तो 54 में कैपिटल गेन है, 54 EC में कैपिटल गेन है, 54 EF में कैपिटल गेन थोड़ी है। नेट कंसिडरेशन प्राइस, जितना नेट कंसिडरेशन प्राइस लगा दोगे, 100% लगा दोगे तो 100% माफ होगा, 60% लगाओगे तो 60% कैपिटल गेन माफ होगा, 80% लगाओगे तो 80% कैपिटल गेन माफ होगा। ये तो 54F में लिखा हुआ है ना, प्रोपोर्शनेट टू द नेट कंसिडरेशन प्राइस। एक और है सर, इफ ब्रदर सेल्स द फ्लोर आफ्टर 1 year or 2 year, what shall be the tax implication? सोल्ड और गिफ्टेड? Sell sir. टू Sold ब्रदर, है। ब्रदर सेल्ड टू द ब्रदर, हाँ जी, तो वो तो मैंने आपको बता दिया ना, बता दिया सर आप। रेसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेचने वाले को 50C प्राइस में बेचना है, बेचने वाले को 50C बनाना है, क्योंकि आपने बेचा है, आपने गिफ्ट नहीं की है। रेसिपिएंट तो रिलेटिव है, उसको कोई कैपिटल गेन, उसको वो नहीं लगना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन आपको 50C प्राइस निकालकर शॉर्ट या लॉन्ग जो भी बनाना है बनाइए। ये कुछ और पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली और मैं आगे बेचना चाहता हूं तो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, ये तो नहीं पूछ रहे ये। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, तो फिर मतलब तो क्लियर जो मैंने बताया वही आंसर है। क्लियर नहीं था सर क्वेश्चन। सर एक और है सर, विजय गोयल जी का, रेजिडेंशियल हाउस इज सोल्ड एंड प्लॉट इज परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, whether capital gain is to be deposited in bond or purchase cost of flat will suffice? सर ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरा कैपिटल गेन 60 लाख है और मैंने 2 साल में बनाना खरीदना था, 3 साल में बनाना है, मैंने 80 लाख की लैंड ही ले ली, तो मैं मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी? मेरे को एक चीज बताइए, व्हाट इज द गारंटी यू विल कंस्ट्रक्ट? कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है ना। व्हाट इज द गारंटी यू विल कंस्ट्रक्ट? क्योंकि टैक्स लगना है तो आज लगना है, एग्जेम्पशन मिलनी है तो आज लगना है, तभी तो कैपिटल गेन स्कीम आई थी। आपने प्लॉट ले लिया है लेकिन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो इसलिए क्या एडवाइजेबल है कि एक रेजिडेंशियल यूनिट के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं तो वो कहेंगे आपने परचेज, आपने घर बनाया कहाँ है, आज तक तो आपने सिर्फ प्लॉट ही खरीदा है, आप कहेंगे प्लॉट की कीमत ज्यादा है, वो कहते हैं ठीक है लेकिन व्हाट इज द गारंटी यू विल कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years? व्हाट इज द गारंटी? कौन केस देखेगा? तभी तो कैपिटल गेन स्कीम लाए थे, इसलिए वो मानेंगे नहीं। बेटर यही है कि कैपिटल गेन स्कीम में एक रेजिडेंशियल यूनिट के लिए कम से कम पैसा जमा करा दो ताकि वो आपको एग्जेम्पशन दे दे। और बोलिए सर एक और है सर, कैन एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन बी टेकन अंडर हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज कैपिटलाइजिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन? भाई साहब ऐसा है, जब हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेते हैं ना, तो फिर कैपिटल गेन में उसकी जो डिडक्शन आपको कहीं और मिल जाती है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होती। जो डिडक्शन आपको 24B में मिल गई वो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं होती।
एक और है सर राजीव सब्बरवाल जी, लैंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी एंड रमन सर। अपीयरिंग एज, हाँ जी मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आप बोलते हैं उसको ना आंसर लाइव कर दीजिए ताकि सारे जो भी सर लाइव कर रहा हूँ मैं साथ साथ भाई। हाँ वो देख लेंगे जी। हाँ कर लेकिन दिया। मैं एक चीज और भी पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं डिजिटली, तो आप उनको अनम्यूट कर दें, वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं अगर चाहें तो। कईयों को क्या होता है, वो कहते हैं कौन लिखे, मैं डायरेक्ट ही पूछ लूंगा, तो उनको कहिए कि अगर हैंड रेज करे तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक हनीश कुमार जी है, इनको लाइव करो। हनीश हाँ कुमार जी। जी लाइव, हनीश कुमार जी पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। हाँ तो लाइव कर दीजिए उनको। हाँ जी सर, हनीश कुमार जी मेरा कोई क्वेश्चन है अनम्यूट सर। कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा वही क्वेश्चन है जो HOW का मैंने पूछा था आपसे अभी, जो हाँ। जो अभी ऑलरेडी टेकअप किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइफ ने तो अपना राइट रिलीज कर दिया हस्बैंड के फेवर पे, ये हस्बैंड गिफ्ट मानी जाती है मेरे भाई। तो ठीक है 64 का। मेरा क्वेश्चन सर ये है सर कि हस्बैंड ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी और सेल करके वो प्रॉपर्टी उनसे री इन्वेस्ट कर दिया दोबारा पैसे, मैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और 10 करोड़ की नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली अपने नाम किसके से। नाम पे करी परचेज? परचेज अपने नाम से ही की सर, नई प्रॉपर्टी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे देंगे एग्जेम्पशन। लेकिन फ्यूचर में याद रखना, उसमें से जितनी भी इनकम आएगी ना, वो पार्टली उस वाइफ की है। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ही ले रहे हैं सर, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस अपनी वाइफ के नाम से वो प्रॉपर्टी अब नहीं रखना चाह रहे हैं। न्यू प्रॉपर्टी वो अपने इंडिविजुअल नाम से ले रहे हैं क्योंकि वाइफ के नाम से ऑलरेडी और प्रॉपर्टी एक और नई परचेज मना नहीं है ना, मैंने बोला ना, कमल वाल और रविंदर कुमार अरोड़ा की जजमेंट है, यू हाँ कैन जी। टेक द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ स्पाउस। स्पाउस, ठीक है जी। तो जब ये स्पाउस की रिटर्न हम फाइल करेंगे तो उसके अंदर वो शेयर लेके जाना पड़ेगा और उसके अंदर एग्जेम्पशन दिखानी पड़ेगी कि दैट हाफ शेयर इज करेक्ट करेक्ट। वो उसकी उसकी कैपिटल गेन निकाल के वाइफ का उन्हें रेलिंक्विश किया है, फिर 54 का या 54 जो भी है उसका एडवांटेज लीजिए, और जब भी कोई पूछेगा तो कहना बस स्पाउस के नाम ले रखिए, कोई दिक्कत के नाम ले रखी है। ठीक है, कोई थैंक यू दिक्कत सर, थैंक यू कोई सर, दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। देव, एक राजीव सब्बरवाल जी को लाइव कर दो। राजीव सब्बरवाल जी तो वही करोल बाबू हमारे है मेंबर, हाँ जी, वो पूछना चाह रहे हैं सर हमारे आपसे अलमनाई कोई है, वो तो वही है क्या, कोई और है राजीव सब्बरवाल? बोलो जी राजीव जी। मैं पूछ रहा था सर, लैंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी एंड अपीयरिंग एज बिजनेस एसेट, इफ सोल्ड विल इट अमाउंट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्स कैन बी टेकन लॉन्ग। दोबारा बोलिए, तुम्हारी लैंड इन द नेम ऑफ ए कंपनी, आगे बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर। हेलो, हाँ जी। नेटवर्क इश्यू आ रहा है। लैंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी एंड द अपीयरिंग एज बिजनेस एसेट, if हाँ। sold will it amount to short term capital gain or Why? indexing can be taken भाई लैंड पे तो वैसे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो लैंड तो हमेशा ही अगर आपकी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एसेट है, तो यू विल बी अलाउड इंडेक्सेशन, यू विल बी अलाउड इंडेक्सेशन, व्हाई नॉट? आफ्टर 2 years अगर आप बेचते हैं तो इंडेक्सेशन होगा। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है सर। क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, क्लियर सर। हाँ जी, आगे बोलिए। हाँ, और कोई बोले, कोई क्वेश्चन है तो लीजिए। और रमन सर, कोई एनी अदर क्वेश्चन? अनुज जी आप ले लो क्वेश्चन। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है। आपने इससे पहले के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं सर? इससे पहले के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं ना मनीष जैन जी से पहले वाले? मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप पूछ लीजिए। जी जी जी। सर क्वेश्चन बाकी तो अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं है? नया क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। 112A सेक्शन आया आपके पास नया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो अब पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हुए आपको कैसे निकालना है। आपको याद है ग्रैंडफादरिंग दी थी कि आप 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, एम आई राइट? अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं
कि बोनस शेयर है आपके पास और बोनस शेयर बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी? और वो लिस्टेड कंपनी के बोनस शेयर है। एनीवन? बोनस शेयर की क्या कॉस्ट होती है सर? अब जवाब कोई नहीं दे रहा, क्योंकि रमन का तो वो कह रहा था नेटवर्क इशू है। और कोई जवाब दे दे, घबराने की जरूरत थोड़ी है। अशोक जी आप देंगे? हाँ, जीरो होगी सर, जीरो। पहले तो पॉइंट ये गलत है सर। बोनस शेयर की दो कॉस्ट होती है। इफ इट इज अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की लेनी है। इफ इट इज अलॉटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो आप ठीक कह रहे हैं अशोक जी, जीरो होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? आ गया। लेकिन अगर ये लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो जीरो नहीं लेनी। 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लेकर आपका पूरा का पूरा माफ हो जाएगा, उतना तो। बाकी कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 31 जनवरी की आपको ले लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू एज योर कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? हायर ऑफ द टू थिंग। नंबर 1 परचेज प्राइस, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ जीरो कह सकते हैं या मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। सेकंड क्या है? लोअर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज ऑन द डेट ऑफ 31 जनवरी और सेल प्राइस। 31 जनवरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे तो फिर कौन सी जीरो हुई? फिर तो जितने की है। आपको एक रिलायंस का शेयर मिला हुआ है जो बोनस शेयर में मिला, सपोज कीजिए, चाहे वो 1900 में मिला या 2000 में मिला, 2001 के बाद मिला, 2008 में मिला, लेकिन अब आज बेचना चाहते हैं 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लेकर आप कैपिटल गेन निकालेंगे। ये क्लियर हुआ बोनस शेयर का? ये क्लियर हुआ? क्लियर है? अब सुनिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एक शेयर है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल की 600 रुपया है। 600 रुपया। 31 जनवरी की उसकी वैल्यू जो है वो है 500 रुपया। 500 रुपया। और मैंने बेचा है 550 रुपये में सेल प्राइस। तो मेरी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? दोबारा ले रहा हूं। 1 अप्रैल 2001 को वो शेयर 600 रुपए का बिकता था। कंपनी की हालत खराब है, लेकिन 31 जनवरी को उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए है। पर आज अगर मैं बेचना चाहता हूं तो 550 रुपया है। तो बताइए, 550 तो सेल प्राइस हो गई, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर कॉस्ट होगी 600 रुपया और लोअर ऑफ 550 और 500 और 550 जो भी होगा वो लेकर आप कॉस्ट निकालेंगे। आप क्लियर हो रहा है आपको? तो उस वजह से आपको लॉस नहीं मिलेगा। लॉस नहीं मिलेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? सेल प्राइस अगर आपकी कम है और आपकी परचेज प्राइस ज्यादा है तो वो कहता है आपको हायर ऑफ द टू थिंग लेना है। हायर लेंगे कॉस्ट और लोअर ऑफ द थिंग 500 और 550, 500 लेंगे। क्या हो गई फेयर मार्केट वैल्यू? 600 रुपया। कॉस्ट कितनी है? 600 रुपया। कैपिटल गेन कितना? जीरो हो जाएगा। लॉस नहीं मिलता है। प्रॉफिट का आपको एडवांटेज दे रहे हैं 31 जनवरी तक का, लेकिन लॉस का नहीं दे रहे। ये बात समझ में आ गई? और भी एग्जांपल देता हूं। आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर है, ठीक है सर? लिस्टेड कंपनी के शेयर आपने बेचे, तो आपको जो बेचने हैं, आपको पता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 10% टैक्स लगना है विदाउट इंडेक्सेशन। 10 लगना है, लेकिन 1 लाख रुपए तक माफ है। ये 1 लाख रुपए तक माफ है। ये आपको ये मालूम है। लेकिन रुक जाइए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है मेरा रमन जी,
और इधर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1 लाख रुपया, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल है 2 लाख रुपए लॉस, और 1 लाख रुपए इन शेयर से प्रॉफिट आया है, तो क्या मुझे 1 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। पहले लॉस सेटअप होगा, लॉस सेटअप होके तो कैपिटल गेन खत्म हो गया, उसके बाद ही तो टोटल इनकम निकालने के बाद ही तो टैक्स लगना है, तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले लॉस सेटअप होता है फिर एग्जेम्पशन मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। अब एक और चीज है, मेरे पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख रुपए का, और एक मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10% वाला, और एक मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% वाला। तो पहले कहां से सेटअप करूं? पहले लॉस को 20% वाले से सेटअप करूंगा, 10% से करने की जरूरत नहीं है। चाहे पुराना लॉस 10 का हो, लेकिन मेरी मर्जी है कहीं से लॉन्ग से करूं, और 20% के ऊपर मुझे 1 लाख रुपया माफ हो जाएगा और 10% में फिर ले लूं। ये भी रखना है। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो मैं किससे सेटअप करूं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मेरे पास दोनों है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 15% वाला है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 20% वाला है, और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। कहां से सेटअप करूं? पहले तो मेरी शॉर्ट टर्म मर्जी से है, लॉन्ग टर्म से करूंगा क्योंकि 20 बचेगा, शॉर्ट से करूंगा तो 15 बचेगा। तो मुझे दिमाग लगाना है लॉस को सेटअप करते हुए भी कैपिटल गेन के, तो वो भी दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं करना है कि जो मर्जी कर लो, ये भी दिमाग लगाना। मैं तो वो चीजें ले रहा हूं जो आपके मतलब की है। वैसे तो बहुत कुछ है कैपिटल गेन के चैप्टर में, तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा टाइम इस वक्त बहुत कुछ करने का नहीं है। मेरा तो पर्पस था आपको इश्यूज बताना। मैंने 54 का इश्यू भी बता दिया, 54B तो मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तो आप दूसरी एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, वो ले सकते हैं और कैपिटल गेन माफ हो गया। लेकिन वो भी लैंड 3 साल तक नहीं बेच सकते। अरे मैं बेच देता हूँ 2 साल के बाद, तो क्या होगा? फिर लॉन्ग टर्म होगा, तो मैं फिर 54 ले लूंगा, अगर चाहे 54F ले लूंगा। तो मैं ये ध्यान रखना, वो जो लॉक इन पीरियड 3 साल का है ना, उसमें 2 साल के बाद बेचकर भी आप बच सकते हैं, वो क्लियर कर लेना अपने आप। तो मेरे ख्याल आप सवाल ले लीजिए, सर टाइम हो गया, जितने सवाल बाकी बचे ले लीजिए, ताकि फिर हम इसको खत्म करने की नौबत में आए। नहीं तो बातें तो हम बहुत कर सकते हैं। जी सर, मैंने सर जिन्होंने रेज हैंड करे हैं उन सबको मैंने अलाउड कर दिया है बात नहीं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ये जो हाँ, आप ले आपने लीजिए बताया। जी। कैन न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज अंडर सेक्शन 54 exemption can new house property purchased under section 54 exemption can be replaced with another house property post assessment of income? या सर रिप्लेस नहीं होता, वो ट्रांसफर ही मानी जाती है। एक्सचेंज इज ए ट्रांसफर। 2 साल के बाद करेंगे तो मैंने आपको कहा कि आपको कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। 2 साल से पहले करेंगे तो एक्सचेंज नहीं मानी जाती। एक्सचेंज इज ऑल्सो ए ट्रांसफर। एक मेरे पास प्रॉपर्टी है रमन जी, क्या हो गया? एक आपके पास है, हम कहते हैं आप आपस में एक्सचेंज कर लो। इसमें दोनों को टैक्स लगता है, दोनों। मेरा भी कैपिटल गेन है और आपका भी कैपिटल गेन है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। तो ऐसे में नहीं है, एक्सचेंज इज ऑल्सो ट्रांसफर, तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रांसफर। चलिए एक और सर, सर इफ द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन स्टैम्प वैल्यू and stamp value is more than what we should do in that case, what are the implications of कुछ नहीं कर सकते। 2 ही ऑल्टरनेटिव हैं, एक तो रिटर्न भर के उसको कोई वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए वैल्यू करवा दे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। और दूसरा तरीका ये है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी के अगेंस्ट जाकर अपील फाइल कर दो, उनको मना लो, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं तो टैक्स देना ही पड़ेगा। एक ऐसा 3 brothers got the property left by father. They got the property demolished and constructed 4 floors. They kept 1 floor and 4th floor was given to builder. Please suggest the treatment. ये तो हो गया, मैंने बता तो दिया। ये तो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है तो उस केस में बिल्डर से आपने किया है तो आपको जितना पोर्शन मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस उसके स्ट्रक्चर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस जो आपका प्लॉट ऑफ लैंड है इंक्लूडिंग बिल्डिंग कॉस्ट, उसको इंडेक्स करके आप निकाल लीजिए।
सर ये हिमांशु बिंदल जी का क्वेश्चन रह गया है शायद. If interest on house property reduction note taken earlier as assessed. How do I know you have not taken earlier? You have to prove, otherwise आप ले लो कॉस्ट में, लेकिन you will have to identify, क्योंकि आपको कई जगह मिलती 2 लाख है, आप कहेंगे 2 लाख मैंने वहां ले ली, तो ये पॉइंट आपको देखना है. 24B में जो डिडक्शन मिल जाती है उसको वहां नहीं लिया जाता. अब एक क्वेश्चन मनीष जैन जी का है सर, 3 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपए का मैंने अलाउ कर लिया, क्या 1 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ले लूं? बिल्कुल ले सकते हैं वहां पर. On death is surplus under capital gain account scheme taxable in the hand of legal heir. मैंने आपको बोला ना, ये होगा. अगर उस लीगल हेयर से पहले हो गया तो आप पैसे बाहर निकाल लो, कोई टैक्स नहीं लगता. अगर पहले उसने जमा करा दिए थे और फिर उसकी डेथ हो गई तो 743 सर्कुलर बताया तो है आपको, उस सर्कुलर में बेनिफिट ले लीजिए. सर एक और पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट नोट अलाउड एज डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी, कैन इट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट? सर ये पॉइंट में डिस्प्यूट है, लेकिन अलाउ कर सकते हैं बैलेंस अमाउंट जो नहीं मिला. लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो कहते हैं हम तो देते ही 2 हैं, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? वो तो 2 ही देते हैं, तो वो कहते हैं वो नहीं देंगे. लेट आउट वाले की बात हो सकती है, वो कहते हैं हम देते ही 2 हैं, हम नहीं देंगे वहां पर कॉस्ट में, क्योंकि एक ही जगह अलाउड थी और वो मैक्सिमम अलाउड 2 लाख थी, तो हम क्यों आपको अलाउ करें उधर? सो दे डोंट गिव यू बिकॉज दे हैव पुट ए सीलिंग फॉर गिविंग दिस बेनिफिट, तो इसलिए वो नहीं लेते, वो मानते नहीं. रॉबिन गुप्ता जी पूछते हैं, फॉर कैलकुलेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ लैंड कैन सर्कल रेट बी टेकन एज एफएमवी एज ऑन 1/1/2001? अब तो लॉ आ गया है, अगर आपके पास स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो आपको लेना ही पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1/4/2001 को, फेयर मार्केट वैल्यू. अगर नहीं है तो वैल्यू करानी पड़ेगी. ये तो लॉ आ गया इस साल से कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कैन बी टेकन एज द फेयर मार्केट वैल्यू. ये तो लॉ बन गया इफ इट इज अवेलेबल. हिमांशु बंदल जी सेम पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी नोट टेकन कैन इट बी क्लब टू? नहीं, मैंने कह दिया ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का नहीं मिलेगा, बाकी का देखो. ऑन सर डेथ सर ऊपर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, अपने जो क्वेश्चन रह गए हैं 643 वाले रह गए हैं, जो आफ्टर 6:43 पे रामरूप सिंगला जी का. 1-2 है ऊपर, ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया था. Rather provisioning of deemed income on sale of lease hold property sold less than price which is less than circle rate. भाई साहब मैंने आपको बता दिया ना, लीज होल्ड हो या कोई भी हो, सेम सर्कल रेट लगता है. एक है क्लोजली हेल्ड कंपनी डेप्रिशिएबल लीज होल्ड ऑफिस प्रमाइजेस परचेज्ड इन 2001 सोल्ड फॉर ₹1 लाख, सर्कल रेट 2 लाख, तो रिटर्न डाउन वैल्यू 50 के, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया. रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, सर्कल रेट से काम बेच नहीं सकते. रिटर्न डाउन वैल्यू तो होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन सर्कल रेट से कम नहीं बेच सकते, ये पहले बता दिया. किसी ने पूछा कि सर एनआरआई पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बता दीजिए अगर टाइम है तो. अगर एनआरआई की प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे अमाउंट पर, फुल कंसीडरेशन प्राइस पे परचेजर को. उसके लिए 194 आई नहीं है, IA, उसके लिए तो पूरा टीडीएस काटना पड़ता है. तो एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने में ये नुकसान है एनआरआई से खरीदने में कि टीडीएस का प्रॉब्लम आती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. बाकी तो एक है सर कि अगर इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा क्या? मैंने बिजनेस इनकम कहा है उसको. हाँ जी, मैंने तो बिजनेस इनकम कर दी. अब जब बिजनेस कर गया उसके आगे जो होगा तो वो कॉस्ट मानी जाएगी. आगे का तो होगा, लेकिन पहले तो बिजनेस इनकम ओनली गई ना. हाँ जी. एक है सर इनकम इंक्लूड एग्जम्पशन और नोट. क्या मतलब? इनकम्स इंक्लूड एग्जम्पशन आल्सो और नोट. इनकम एग्जेम्पशन लेने के बाद इनकम बनती है. हाँ जी. डिडक्शन नीचे होती है, पर इनकम बिफोर एग्जेम्पशन इनकम नहीं होती, वो ग्रॉस इनकम माइनस एग्जेम्पशन तो नेट इनकम आती है. ओके सर. चलिए फिर तो खत्म करें, अब तो टाइम हो गया. सर एक ना सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बताया था सर 2 बीच में आपने, तो वो बलबीर सिंह मैनी. हाँ जी, बलबीर सिंह मैनी का, वो कहते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव है या वो प्रोस्पेक्टिव? सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोस्पेक्टिव होता है. सुप्रीम कोर्ट तो लॉ है, वो तो लॉ कह रहा है कि ये तो शुरू से ही ये लॉ है, क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है जब तक एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं होगा वो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन अंडर 53 माना ही नहीं जाएगा. ये तो उन्होंने कहा रखा है वो कि भैया पार्ट परफॉर्मेंस नहीं है ये 53A में कि आपने पोजेशन दे दी
और वो अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं कराया तो ये नहीं माना जाएगा ट्रांसफर, नहीं सर, माना जाएगा। सर आई सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में ट्रीट किया जाता है तो फ्रॉम विच डेट इंडेक्सेशन विल बी रिसीव्ड? फ्रॉम द डेट। भाई साहब जिस डेट कन्वर्ट किया उस दिन आपकी पहले बिजनेस इनकम हो गई। जी सर। अब जिस दिन कैपिटल एसेट को बेचोगे वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग गिन लेना। फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल एसेट बना दिया उसको। राइट सर। सर राजीव सबरवाल सर। हाँ जी, हाँ जी राजीव जी बोलो। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है, पर मैं तो बार बार कह रहा कहाँ चले गए। अरे आप तो वैसे ही पूछ लेते। सर, चलो पूछो पूछो जी। नहीं कुछ नहीं सर, उसी क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करके कि बोलिए। बैलेंस शीट में लैंड अलग दिखाया हुआ है कंपनी ने, 4.5 एकड़ की लैंड है, उसमें लैंड अलग कॉस्ट दिखा रखी है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो थी तो बिल्डिंग वो में अलग शॉर्ट दिखा टर्म रखी होगा, है। लैंड में लॉन्ग टर्म होगा। हाँ बस यही है। आपने डेप्रिसिएशन तो सिर्फ बिल्डिंग में ली होगी, लैंड पे थोड़ी ली है। हाँ नहीं लियो। हाँ तो लैंड का लॉन्ग टर्म और वो शॉर्ट टर्म। ठीक है सर। हाँ जी। अरुण गुप्ता जी, आस्क योर क्वेश्चन। नहीं सर, आप नहीं, एक अटेंडी हैं उनको। जी जी जी। बोलिए, और रह गया था। हेलो सर, अरुण हाँ जी जी। बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए जी, आ रही है आवाज। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे क्वेश्चन का पूरा जवाब नहीं मिला था कि 3 ब्रदर्स ने प्रॉपर्टी जो फादर छोड़ गए थे बनाई, और उसमें से 4 फ्लोर बनने के बाद 1 फ्लोर बिल्डर को दे दिया, बाकी 3 फ्लोर तीनों भाइयों ने ले ली। 3 फ्लोर में से 1 फ्लोर भाई बेच देता है तो उसके ऊपर क्या कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी? पहले तो प्रॉपर्टी किसकी थी? फादर की। हाँ, क्या फादर ने विल करी थी? फादर ने विल करी थी, वो विल मानी नहीं गई। हम आपस में भाइयों ने तीनों आपस में कुछ और हिंदू सक्सेशन एग्रीमेंट एक्ट लग करेंगे। गया, हिंदू सक्सेशन लग गया। तीनों हाँ, को विल इक्वल की हम मिलेगी। विल को नहीं मान रहे हैं। हाँ तो तीनों को इक्वल मिलेगी। हाँ, तीनों को हाँ, ओनर बन चौथी गए। बहन है। बहनों को भी मिलेगी फिर तो। सर ये ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना, आप मेरे पे फोन पे डिस्कस करना, इसमें कई इश्यूज हैं, आप फोन पे मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके। हाँ क्योंकि ये इश्यू जो है ना, तो नंबर तो मेरा सिंपल कहाँ नहीं से है। मिलेगा अरुण जी से? सर मुन्नी बदनाम है, उसका नंबर तो सबके ओके। पास है। क्या है यार, ठीक है, ठीक है। सबके पास मेरा नंबर है, नहीं है तो ले लेना अरुण जी से। हद है सर, इसका मतलब ये बहुत ही शरीफ है, ओके। इनको मुन्नी का पता ही नहीं है। चलिए सर आगे बता, आरा बोलो। चलिए चलिए और बोलिए सर, पूछ लेना, नंबर पूछ लेना, आगे बताइए। सर अगर सेक्शन 50C के अंदर हाँ 50C का, हाँ वही प्रॉपर्टी बेची है लोअर देन द सर्कल रेट, हाँ जी, and it has been added by the AO without given an opportunity. तो अपॉर्चुनिटी होती And नहीं। without, किसने कहा अपॉर्चुनिटी देनी होती है? नहीं तो नहीं रूल ही नहीं मतलब है सर, लेकिन अगर उसमें है ना, if we can prove that the ना ना market ना rate ना at ना, that, you have to claim, you have to put we your have to claim. claim. हाँ, Please मतलब refer it to evaluation officer. वो हाँ, अगर so आप नहीं we have करेंगे तो claimed, वो नहीं रेफर करेगा। but he had refused without going into our claim, without going into our request. Then you He can has always added file back. an appeal, you will win that in the appeal. So appeal करके we give them the proof that the rate that time prevalent was less प्रूफ से than. क्या होता है? नो नो नो, वैल्यूअर सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट हाँ, से आएगा, आपके हाँ, प्रूफ ठीक से है। कुछ नहीं होना। हाँ, You have ठीक है। nothing to do, they will not agree. If the valuation officer agrees, he says it is this price, वो लिख के देगा तो, अदरवाइज कोई प्रूफ नहीं है। ना हाँ। ना ना, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आजकल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का रेट एक्चुअल कम है और वो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आप कुछ नहीं सर कर वही सकते। है, ए आप कुछ नहीं ए कर ग्रुप के सकते। अंदर सब ऐसे ही है सर। हाँ तो ए ए जो में यही है, कैटेगरी वो सब आप ऐसी कुछ है। नहीं कर सकते, आपको क्लेम करना पड़ेगा कि मेरे को वैल्यूएशन ऑफिसर को दे दीजिए, वैल्यूएशन ऑफिसर या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अदरवाइज कोई आपके एओ के पास कोई पावर नहीं है, और वैल्यूएशन ऑफिसर भी कन्विंस नहीं होगा, ये बता दूं। नो, ही डजंट गेट कन्विंस, बट कोई चीजों में मान जाए तो ठीक है, तो इट इज otherwise बेटर टू नहीं। गो इनटू कर विवाद देन।
स्कीम। वो तो है ही है, वो तो फिर है वही है। थैंक यू। चलिए, कर विवाद नहीं है, विवाद से विश्वास है सर, विवाद से विश्वास स्कीम नाम है उसका। आगे चलिए। एनी अदर क्वेश्चन नाउ? No, sir. I think all question is complete. And अरुण चौहान जी हैं लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर रहे, तो आई थिंक कॉल आउट। तो नीरज जी हैं, क्वेश्चन कुछ पुट अप करना चाह रहे हैं। नीरज जी? हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। नीरज दीवान बोल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि हस्बैंड और वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड है, उस पे सारा पैसा लगा हस्बैंड का है, और उसको अब सेल कर रहे हैं, जो बायर का बैंकर है वो दोनों को आधा आधा पैसा दे रहा है, तो दोनों का टीडीएस कटेगा उसमें। हाँ जी। वाइफ की जो इनकम है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी, लेकिन वाइफ के पैन में जब वो टीडीएस आएगा तो वाइफ के रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीडीएस के जाके आपके फॉर्म देखो ना अपनी रिटर्न में, वो लिखा हुआ है दूसरों की जो इनकम क्लब होनी है उसका नंबर दो, पैन आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो हमने डलवा दिया हुआ है ऑलरेडी रिटर्न में। अच्छा, तो वाइफ की में इनकम देखिए, में शो करना। रिटर्न में है कॉलम, उसका पैन नंबर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा क्रेडिट। अच्छा अच्छा, परफेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। विनीत जी? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग जी। सर एक छोटा सा सेक्शन 54 एग्जाम्पशन का था सर। सेक्शन 54 छोटा है, सबसे बड़ा तो वही है सर आपके लिए चलो छोटा। बोलिए। सर एक्चुअली एसएससी ने एक प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी बेची है, उसके पास दूसरी एक और प्रॉपर्टी है, विद इन 2 इयर्स उसने परचेज कर ली है, और 1 ईयर बिफोर वाली दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों ऑप्शन है सर उसके पास। हाँ जी। बट उसने जब प्रॉपर्टी एक ली विद इन 2 इयर्स परचेज वाली प्रॉपर्टी, उसने अपनी रिटर्न में दिखा के सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन ले लिया सर। ले लिया। अब उसने वो नई वाली प्रॉपर्टी सर 2.5 साल के अंदर बेच दी सर, लेस देन 3 इयर्स। बट अब सर वो क्या टैक्स इम्प्लीकेशन रहेगा उसके अभी अंदर? तक सारी स्टोरी सुनाई थी। नहीं 2 साल के ऊपर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अरे सारी स्टोरी सुनाई थी भैया, उसमें क्या होगा सर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर जो पिछला जो उसने एग्जाम्पशन के टाइम में जो कैपिटल गेन बचाया सर, जो उसने एग्जाम्पशन लेके, वो कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म फिर से शॉर्ट टर्म बन जाएगा। वो किसने कह दिया? अरे वही तो आपको बता भाई, कोई वर्ड शॉर्ट टर्म नहीं लिखा हुआ, वो आप अज्यूम कर रहे हो कि 3 साल के बाद बेचेगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। उसने लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन its cost of acquisition shall be reduced by the amount of capital gain which was exempt under 54 earlier. That's all. कौन सा कैपिटल गेन होगा वो तो आपको पता है, 2 साल बाद बेचा तो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब अगर 3 साल में 2 से पहले बेचा तो लॉन्ग हो जाएगा। कहाँ लिखा है कि वो लॉन्ग और शॉर्ट होगा? ऐसा तो लिखा ही नहीं है। वन मोर क्वेश्चन सर, वन मोर क्वेश्चन सर। पर पहले ये कन्विंस हो गए कि नहीं हुए? हो गए सर, हो गए सर, हो गए। नहीं तो पढ़ लो, जी कोई सर। और आदमी सेक्शन खोल के बताता है आपको क्या लिखा है। जी सर। सर क्या वेदर दैट इज पॉसिबल कि वो जो उसने 2 साल के बाद वाली प्रॉपर्टी जो एग्जाम्पशन में दिखाई थी, क्या वो उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है सर। आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी है तो आपने नंबर नहीं दिया, लेकिन अमाउंट तो दिया है। आपने अभी तक नहीं बताया तो कह देना मैंने वो वाली ली थी, फिर मैं क्या करूं? सर उनको क्या पता कौन सी प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन ली आपने? सर उसमें अमाउंट में डिफरेंस है सर। प्रॉपर्टी के अंदर एक 50 लाख की है तो एक 1 करोड़ रुपए की है, दोनों के अंदर वैल्यू में डिफरेंस है। फिर तो धन्यवाद। आपको वैल्यू कहाँ दिखाई आपने? आपने तो एग्जेम्पशन क्लेम करी होगी 50 ने पूरी। नई प्रॉपर्टी की सर वैल्यू दिखानी पड़ती है रिटर्न ऑफ फॉर्म के अंदर सर। वो तो वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। फिर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। पहले वैल्यू नहीं दिखानी होती थी, पहले एग्जेम्पशन लेनी होती थी। जी सर। आप जैसे लोगों की वजह से तो किया है कि आप बाद में बदल ना लें। ठीक है, तो वो पर्पस है स्पेसिफिक, वही लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं। सलभ जी हैं, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते। नमस्कार सर ये विवाद से विश्वास वाला एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे? आप पूछो, जरूर पूछो। सर वैसे तो मतलब ये पेनल्टी है, पेनल्टी की अपील आज तक फाइल नहीं करी, तो डेट भी खत्म हो चुकी है, तो उसका सर कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, अब जब तक अपील नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक ठीक। अपील जरूर पेंडिंग होनी चाहिए 31 जनवरी को। नहीं सर, इफ इट इज पेंडिंग ऑन 31 जनवरी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, अदरवाइज कुछ नहीं। सो नाइस सर, सो नाइस। सर जैसे मेरे वाले केस में सर, जैसे 31 जनवरी को तो पेंडिंग थी लेकिन ऑर्डर हो गया, उस केस में क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर भी जा सकते हैं विश्वास से विश्वास तक, अच्छा फिर भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 31 जनवरी देखनी है, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। 31 जनवरी तो है सर, 31 बस जनवरी में। पेंडिंग ऑन दैट डेट, हाँ दैट्स ऑल। हाँ हाँ जी, ठीक है सर 2 क्वेश्चन और आए हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर, अगर आप allow उससे करें। जाइए सर, क्या बात है, अगर आप लोग इंतजार करते रहेंगे तो रात को 12 भी बज जाएंगे, क्वेश्चन तो आते रहेंगे, मुझे मालूम है। चलिए चलिए बोलिए। सिकंदर सचदेवा जी पूछ रहे हैं कैपिटल गेन ₹1 crore एंड एसएससी हैज इन्वेस्ट टू परचेज ऑफ लैंड ₹1.10। मैंने ये How सवाल we जवाब can दे show- दिया था आपको। एक फ्लैट के लिए कम से कम बनाने के लिए पैसे कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा दो, नहीं तो वो कहेंगे क्या गारंटी है, क्या मकान बनाओगे, हम 54 क्यों दें, आपने तो सिर्फ लैंड ली है, तो कुछ तो प्रूव करो कि हम बिल्डिंग बनाएंगे 3 साल में। तो इसलिए वो एक फ्लोर कम से मतलब एक रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब एक किचन, एक बाथरूम और एक कमरा भी बनाने के पैसे जमा करा दोगे तो मान जाए। विद्या कन्या जी हैं 7 अप हो गए, ठीक है। अब Okay, वो कर ले तो आप कर ले, तो एक आध को ले लो। हाँ जी। विद्या कन्या जी हैं इफ परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एनआरआई then TDS of full sales हाँ consideration जी, is to be हाँ जी। deducted under section 195. हाँ Can it जी। claim lower TDS deduction certificate? भाई 195(2) में जाके ले लो, और उधर 197 दो का सेक्शन है हमारे पास, 195(2) और 197। 195(2) में आप अप्लाई कर दीजिए, 197 में नॉन रेजिडेंट अप्लाई करता है, दोनों है, वो तो तरीका है। इससे दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट then within how many days to he ये should apply? पोस्टपोन कर दिया 1 अप्रैल तक, अगले साल होगा, अब ये इस साल खत्म कर दिया। तो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, thank you very much all the participants to have a very interactive and lively interaction with the sir, and thank you very much sir for your blessings. It is always sir, Always welcome. Thank you, sir. Always welcome. Thank you ji. Thank you Thank to you so much. everyone. Take Thank you. care. thank you Thank you.